Hello everyone, this is Mohit Dagar, advocate from the Merit Law Group, and welcome back to another video. In this lecture, we will study भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. ठीक है, कल लेक्चर मैं ले नहीं पाया था क्योंकि कहीं मैं बाहर चला गया था, इसलिए कल के लेक्चर अपलोड नहीं हुए BNSS के, नहीं तो भारतीय न्याय संहिता के और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। तो मेरे को 4-5 दिन हो गए, उसके मैं कर नहीं रहा क्योंकि अभी साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट पढ़ाने का, ये साक्ष्य अधिनियम पढ़ाने का थोड़ा मूड सा नहीं कर रहा, क्योंकि अब थोड़े बोरिंग से थोड़े सेक्शंस आने वाले हैं उसमें, क्योंकि हमने 132 तक तो कर ही दिए हैं, सॉरी 141 तक तो हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कर ही दिए हैं। अब 142 से लेकर 170 तक करने, तो थोड़े वो बोरिंग से हैं, इसलिए मेरे को कराने में थोड़ा आलकस सा आ रहा है। तो लेकिन है ना, करवाऊंगा उसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी 2-4 दिन में अगर लगेंगे ना तो हो जाएंगे। ठीक है, पर अभी एज सच हमारा कोई पेपर नियर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं उनको नहीं कराऊंगा, अभी वो होल्ड पे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023। ठीक है, सो इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2 to 4 अच्छे से करा दिए हैं। आज से हम सेक्शन 225 के बाद वाले प्रावधान पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने चैप्टर 16 कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट चालू कर रखा है। ठीक है, जिसमें मैंने 223 और 224 पढ़ा दिया है। आज सेक्शन 225 के बाद वाले पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 225 सेक्शन 2 to 5 बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है। और क्या कहता है, देखिए, पोस्टपोनमेंट ऑफ IOP, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। अब कंप्लेंट प्रोसीडिंग का याद आ रहा है ना भाई? कंप्लेंट प्रोसीडिंग क्या होती है? आप पुलिस ऑफिसर के पास गए, पुलिस ऑफिसर ने आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी, कंप्लेंट नहीं लिखी तो आपको भेज दिया कि आप जाओ, आप झूठे हो, आपकी मैं कंप्लेंट नहीं लिख सकता। आपके तो कोई मतलब कोई भी अपराध आपके ऊपर ना तो हुआ है ना आपके जानकारों के विरुद्ध, तो आपकी वो कंप्लेंट नहीं ले रहे, मतलब ना तो FIR लिख रहे हैं ना NCR काट रहे हैं, आपको बोल रहे हैं नाउ वी कैन नॉट प्रोवाइड यू एनी रेमेडी, पुलिस ऑफिसर्स बोल रहे हैं। तो अब जो एग्रीड पर्सन है वो जाएगा सीधा मैजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, तो वो मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन, मतलब वो कंप्लेंट दे रहा था, एक दरख्वास्त दे रहा था लिखित में। तब वो हमने 223 में पढ़ा था कि भाई मैजिस्ट्रेट को एक एग्रीड पर्सन, एक विक्टिम या विक्टिम से जुड़ा हुआ कोई उसका नेक्स्ट फ्रेंड उसको मैजिस्ट्रेट साहब को कंप्लेंट देगा। ठीक है, और मैजिस्ट्रेट साहब फिर उसको ऑन ओथ क्या करेगा, एग्जामिन करेंगे। ठीक है, फिर हमने 224 पढ़ा था कि भाई उसमें क्या प्रक्रिया रहेगी, जब एक कंप्लेनेंट ने, ठीक है, जब एक विक्टिम ने, एग्रीड पार्टी ने कंप्लेंट एक नॉन कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट को दे दी, मतलब देनी थी गुड़गांव वाले को, क्योंकि अपराध गुड़गांव की जुरिडिक्शन में होता है, NCR वाला, FIR वाला। ठीक है, पर उसने दे दी रेवाड़ी की जुरिडिक्शन में। तो हमने सेक्शन 224 में पढ़ा था कि वो क्या करेंगे, वो भाई वापस भेज देंगे उसको कि भाई जाओ गुड़गांव वाली कोर्ट में दे, मेरे पास क्यों आ रहे हो तुम। ठीक है, तो ये 223 और 224 था। अब आज से हमने 225 पढ़ना है। देखिए, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। अब अगर मैजिस्ट्रेट साहब कंप्लेनेंट को एग्जामिनेशन करने के बाद, विटनेसेस को एग्जामिनेशन करने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं तो इश्यू ऑफ प्रोसेस कर देते हैं। ठीक है, अगर संतुष्ट नहीं होते तो उसको पोस्टपोन कर देते हैं, थोड़ी और संतुष्टि मांगते हैं कंप्लेनेंट से, भाई और कुछ लेके आओ, रिकॉर्ड पर कुछ और एविडेंसेस लेके आओ। ठीक है, तो ये देखिए सेक्शन 2 to 5 का सब सेक्शन 1 देखिए, एनी मैजिस्ट्रेट, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट on receipt of a complaint of an offense of which he is authorized to take cognizance, कोई भी मैजिस्ट्रेट उसको रिसिप्ट मिलेगी, एक कंप्लेंट मिलेगी उसको, और कंप्लेंट किसी की एक अपराध हुआ है और उस अपराध पे संज्ञान लेने के लिए वो ऑथराइज है BNSS के द्वारा। आप देखिए, और विच हैज बीन मेड ओवर टू हिम अंडर सेक्शन 212, या वो वाला मैजिस्ट्रेट जिसको कि एक दूसरे मैजिस्ट्रेट ने केस मेक ओवर किया है, ठीक है, मेड ओवर किया है सेक्शन 212 के प्रावधानों के अंदर। अब देखिए मे, तो अब मे है, मे क्यों है अभी बताऊंगा। देखिए, इफ ही थिंक्स फिट एंड शेल, तो मे मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है। ठीक है, इफ ही थिंक्स फिट, अगर उसको उचित लगता है, एंड शेल, ठीक है, पर शेल मैंडेटरी है किस चीज के लिए, इन अ केस वेयर द अक्यूज्ड इज रिजाइडिंग एट अ प्लेस बियॉन्ड द एरिया इन विच ही एक्सरसाइज हिज जुरिडिक्शन, in a case where the accused is residing at a place beyond the area in which he exercises his jurisdiction, postpone the issue of process against the accused। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब की पावर है, मैजिस्ट्रेट साहब के डिस्क्रिप्शन है, इसलिए में लिखा गया है कि मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, भाई बुला भी सकते हैं अगर अक्यूज्ड जिसके विरुद्ध कंप्लेंट दी गई है, कंप्लेनेंट ने अगर अक्यूज्ड आउट ऑफ जुरिडिक्शन रह रहा है ना, आउट ऑफ जुरिडिक्शन रह रहा है, तो मैजिस्ट्रेट साहब को मैंडेटरी शैल है उनके लिए, उनको पोस्टपोनमेंट, ठीक है, पोस्टपोनमेंट करना ही पड़ेगा, इश्यू प्रोसेस वो नहीं कर सकते, समन और वारंट वो नहीं काट सकते। लेकिन मैं किस में है, अगर जिस अक्यूज के विरुद्ध एक कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट फाइल की है वो अक्यूज मैजिस्ट्रेट साहब की लोकल जुरिडिक्शन में रहता है ना, तो उसके लिए में है, डिस्क्रिप्शन है मैजिस्ट्रेट साहब की कि वो इश्यू प्रोसेस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो अब देखिए, पर अगर शैल कब होगा
कि इश्यू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन करना ही पड़ेगा अगर कि अक्यूज्ड, जिसको कंप्लेनेंट ने अक्यूज बनाया हुआ है, उसको अगर वो लोकल जुरिडिक्शन से बाहर रहता है तो मैजिस्ट्रेट साहब को इश्यू ऑफ प्रोसेस पोस्टपोन करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप मे को और शेल को अंडरलाइन कर लीजिए, बहुतों को कंफ्यूजन होती है समझने में, पर मैंने आपको समझाया। अब देखिए, एंड ईदर इंक्वायर इनटू द केस हिमसेल्फ और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय पुलिस ऑफिसर। फिर क्या करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब ने, अगर पोस्टपोन कर दिया तो या तो केस को खुद मतलब केस को खुद इंक्वायर कर लेंगे, या फिर निर्देश दे देंगे पुलिस कर्मियों को कि तुम इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल मेड करो इस कंप्लेंट में। ठीक है, और बाय सच अदर पर्सन एज ही थिंक, और पुलिस ऑफिसर के अलावा भी किसी अन्य व्यक्ति को, प्राइवेट पर्सन को, मेरे जैसे को, आप जैसे को मैजिस्ट्रेट साहब बता सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करो इस कंप्लेंट पे, तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। और ये इंक्वायरी सिर्फ मैजिस्ट्रेट साहब पोस्टपोन करके पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन क्यों निर्देश कर रहे हैं। ठीक है, बस यह तय करने के लिए, क्या तय करने के लिए, वेदर और नॉट की करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या वेदर और नॉट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, क्या उचित आधार है आगे प्रक्रिया चलाने के इस कंप्लेंट पे या उचित आधार नहीं है, इस चीज के लिए इंक्वायरी चलवा रहे हैं मैजिस्ट्रेट साहब पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस करके। ठीक है, तो ये था सेक्शन 2 to 5 का सबसेक्शन 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुतों को समझ में नहीं आता है, मैंने आपको 2 मिनट में बता दिया अच्छी तरह से। अब देखिए सेक्शन 2 to 5 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइड दैट नो सच डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड। तो अब बताया गया कि कोई भी निर्देश जांच पड़ताल के मेड नहीं किए जाएंगे, और शैल मैंडेटरी। ठीक है, कब, देखिए, ए where it appears to the magistrate that the offense complained of is triable exclusively by court of session, जहां मैजिस्ट्रेट साहब को यह लगता है, जिस विषय पर मतलब उनके पास कंप्लेंट आई है और मैजिस्ट्रेट साहब को यह लगता है कि भाई ये सारे के सारे जो प्रावधान इस कंप्लेनेंट ने लिखे हुए हैं और मेरे पास दी हुई है, ये सारे के सारे प्रावधान एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, मतलब कि मैं तो इनके ऊपर ट्रायल चला ही नहीं सकता, सारे के सारे मेरे को कमिटल जुरिडिक्शन में कहां भेजने पड़ेंगे, सत्र न्यायाधीश के पास भेजने पड़ेंगे, तो मैजिस्ट्रेट साहब उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा सकते। ठीक है, अब कमिटल जुरिडिक्शन कहां होती है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हमारे कोर्ट ऑफ सेशन के पास कौन से प्रावधान में कमिट करता है, बताइए आप। अभी मैं एक सेकंड रुकिए, जो सीआरपीसी में था उसमें तो सेक्शन 209 में कमिटल जुरिडिक्शन थी, BNSS में एक बार मैं पीछे देख लेता हूँ, फिर आपको साइड में लिखवा देता हूँ, यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, लिखवाना भाई, लिंक करना तो इंपॉर्टेंट है, ये लिंक करेंगे तभी तो काम चलेगा। हाँ, 232 एक्सक्लूसिवली वाले केस 232 में है BNSS के। ठीक है, एक्सक्लूसिवली वाले केस 232 में। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट साहब कोई भी निर्देश जांच पड़ताल के नहीं देंगे। ठीक है, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि उनको यह प्रतीत पड़ जाता है कि ये जो कंप्लेंट में जो प्रावधान अट्रैक्ट किए गए ना, इनको मैं ट्राई नहीं कर सकता, ये प्रावधान तो सीधे मेरे सत्र न्यायाधीश मतलब मैं कमिट करूंगा इनको, और कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई कर सकता है, तो मैजिस्ट्रेट साहब उसमें इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें मैजिस्ट्रेट साहब इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं करेंगे। अब देखिए बी, where the complaint has not been made by a court, जहां दरख्वास्त एक अदालत ने नहीं की है, unless the complainant and the witness is present if any have been examined on oath under section 223। तो क्या कह रहा है हमारा सेक्शन 225 के सेक्शन 1 का प्रोवाइजो का क्लोज बी, बताया गया है जहां कंप्लेंट जहां दरख्वास्त एक अदालत ने नहीं की है ना, तो देखिए क्या होगा, अनलेस। तो अब अनलेस में कौन से केस आगे, प्राइवेट व्यक्ति वाले आगे और पब्लिक सर्वेंट वाले आगे। देखिए, अनलेस द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस इज प्रेजेंट, अन्यथा तो जो कंप्लेनेंट है और उसके साथ जो गवाह प्रेजेंट है, मौजूद है, इफ एनी अगर कोई है तो हैव बीन एग्जामिन्ड ऑन ओथ अंडर सेक्शन 223। ठीक है, अगर कोर्ट ने कंप्लेंट मेड करी थी तो निर्देश दे देंगे, लेकिन अनलेस क्या है, अगर कंप्लेनेंट और जो विटनेस था अगर कोई है तो इफ एनी, उनको ओथ पर अगर सेक्शन 223 के तहत एग्जामिन उनकी परीक्षा नहीं ली है ना शपथ पर, तो इन्वेस्टिगेशन के कोई ऑर्डर नहीं देंगे। तो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर के लिए क्या मांगता है, अगर पोस्टपोनमेंट हो रही है, ठीक है, पोस्टपोनमेंट हो रही है, और पोस्टपोनमेंट क्यों हो रही है, सिर्फ दिशा निर्देश देने हैं, या तो खुद इंक्वायर करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब
उस कंप्लेंट में जो उनके पास आई है, या तो किसी पुलिस ऑफिसर को बोल देंगे कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करिए, या तो फिर क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, किसी अदर पर्सन को, प्राइवेट व्यक्ति को बोल देंगे कि आप इस इन्वेस्टिगेशन करिए इस कंप्लेंट में। पर प्रोवाइजो के जो सबसेक्शन 1 है 2 to 5 का, उसका जो प्रोवाइजो बी है उसमें ये बताया गया कि अगर कंप्लेंट कोर्ट ने की है ना, अदालत ने की है, तो आईओपी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट व्यक्ति, पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेंट मेड किया है, तो अनिवार्य है इन्वेस्टिगेशन के दिशा निर्देश देने से पहले क्या करेंगे, कंप्लेनेंट को और विटनेस को, अगर कोई विटनेस है तो मतलब मौजूद, तो उसको एग्जामिन करे बिना दिशा निर्देश नहीं देंगे इन्वेस्टिगेशन के, किसको, पुलिस ऑफिसर को या किसी प्राइवेट व्यक्ति को, ठीक है। ये था हमारा क्लोज बी। तो इसमें अनलेस के बाद आप लिख लीजिए, अनलेस जो है ना उस पर आप सर्कल लगा लीजिए और इसके एरो लगा के आप लिख लीजिए पब्लिक सर्वेंट लिख लीजिए भाई, चाहे पब्लिक सर्वेंट हो, ठीक है, और प्राइवेट पर्सन भी लिख लीजिए, प्राइवेट पर्सन। अगर कंप्लेन इन्होंने मेड किया है, पब्लिक सर्वेंट ने, प्राइवेट पर्सन ने, तो ये कंप्लेनेंट हुए। और अगर ये इनको अब एग्जामिन कोर्ट के द्वारा कराई जाएगा सेक्शन 223 के अंतर्गत, जब भी इन्वेस्टिगेशन के दिशा निर्देश दिए जाएंगे कोर्ट के द्वारा। अगर कंप्लेनेंट ही कोर्ट है, एक अदालत ने ही कंप्लेंट में भेजी है एक मजिस्ट्रेट के पास, तो अब क्या अदालत के मजिस्ट्रेट साहब को, कंप्लेनेंट को, या उस ऑफिसर को जिसने कंप्लेंट कोर्ट ने ऑथराइज करा था कि कंप्लेंट करो, क्या उसको वो एग्जामिन करना जरूरी है दिशा निर्देश देने से पहले? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 2 to 5 का सबसेक्शन 1, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुतों को समझ नहीं आता, पर आपको 10 मिनट में पूरा अच्छे से खोल के बताया। अब देखिए सबसेक्शन 2, इफ एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1, इन एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1, तो बोल रहे हैं कि मजिस्ट्रेट साहब ने इंक्वायरी चलाई हुई थी, और कहां चलाई हुई थी, सबसेक्शन 1 के तहत। तो अब देखिए द मजिस्ट्रेट में, तो मजिस्ट्रेट साहब की शक्ति है, डिस्क्रिशन है, क्या में, इफ ही थिंक्स फिट टेक एविडेंस ऑफ विटनेसेस ऑन ओथ। जब मजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी चला रहे हैं, अगर मजिस्ट्रेट साहब को उचित लगता है, तो मजिस्ट्रेट साहब गवाहों की भी क्या कर सकते हैं, गवाहों को भी एग्जामिन परीक्षा ले सकते हैं, वो भी शपथ पर, ठीक है, और वो भी शपथ पर। तो ये था सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 3, और किसके गवाहों की, सीधा सीधा कंप्लेनेंट के गवाहों की, ठीक है, विटनेसेस की। अब सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो देखिए, प्रोवाइडेड दैट इफ इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ इज ट्रायबल एक्सक्लूसिव बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ही शैल कॉल अपॉन द कंप्लेनेंट टू प्रोड्यूस ऑल हिज विटनेसेस एंड एग्जामिन देम ऑन ओथ। तो बताया क्या गया है, तो ये बताया गया है सबसेक्शन 2 के प्रोवाइजो में, प्रोवाइड दैट इफ इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट, बताया गया है कि अगर प्रतीत होता है मैजिस्ट्रेट साहब को, क्या प्रतीत होता है, दैट द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ इज ट्राइबल एक्सक्लूसिव बाय कोर्ट ऑफ सेशन, की जिस प्रावधान को कंप्लेंट में लिख रखा है कि मेरे साथ ये अपराध हुए हैं, तो वही बता रहा कि वो वाले अपराध जिसकी कंप्लेंट की गई है मैजिस्ट्रेट साहब को एक कंप्लेंट में, ठीक है, और वो सीधे प्रावधान जो वो सीधे ऑफेंसेस हैं, वो ट्राइबल एक्सक्लूसिव बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, सेक्शन 232 BNSS के तहत। तो देखिए ही शैल, तो अब शैल है, अगर मैजिस्ट्रेट साहब को प्रतीत होता है कि भाई जो मेरे आगे कंप्लेंट आई है, इसमें जो प्रावधान लिखे हुए हैं ना, जिसके तहत मैं सजा दूंगा, ठीक है, ये मेरे मैं तो इनको ट्राई नहीं कर सकता, इनको ट्राई कोर्ट ऑफ सेशन सत्र न्यायाधीश करेगा, और मैं सेक्शन 232 BNSS में इसको कमिट करूंगा। तो अब ये मैजिस्ट्रेट के लिए जरूरी है, शैल है, मैंडेटरी, लेजिस्लेचर उनको मैंडेटरी बता रहा है कोर्ट के लिए, मैजिस्ट्रेट के लिए, कि अब वो क्या करेंगे, बुलाएंगे, कॉल करेंगे कंप्लेनेंट को, ठीक है, टू प्रोड्यूस ऑल हिज विटनेसेस, की कंप्लेनेंट साहब आपने कंप्लेंट तो दे दिए, ये सारे के सारे प्रावधान जो आपकी कंप्लेंट में लिखे हुए हैं, ये कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है, आप अब सारे के सारे अपने गवाहों को प्रस्तुत करो, प्रोड्यूस करो, ठीक है, ऑल हिज विटनेसेस, सारे के सारे ऑल हिज विटनेसेस। अब देखिए एंड एग्जामिन देम ऑन ओथ, और फिर क्या करेंगे, कॉल करके मैजिस्ट्रेट साहब उनको क्या करेंगे, विटनेसेस को एग्जामिन करेंगे, उनको शपथ पर, ठीक है। तो ये है हमारा सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। सीधा सीधा यही कह रहा है कि भाई एक कंप्लेंट मेड हुई थी, एक व्यक्ति ने, कंप्लेनेंट ने मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में कंप्लेंट मेड करी थी, ठीक है, लिखित में। अब उनका एग्जामिनेशन तो हो गया, पर उनके एग्जामिनेशन से पहले भी, कंप्लेनेंट के एग्जामिनेशन से पहले भी मैजिस्ट्रेट को यह लगा कि जो ये प्रावधान इस कंप्लेंट में मेंशन है, ठीक है, जो इस व्यक्ति के विरुद्ध हुए हैं, वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, मतलब सेक्शन 232 BNSS में कमिटल होगा उनका, मजिस्ट्रेट के द्वारा सीधा कोर्ट ऑफ सेशन में कमिटल होगा। तो अब लेजिस्लेचर सीधा सीधा क्या शैल मैंडेटरी कर रहे हैं कोर्ट के लिए, कि अब आपको सारे के सारे
जो अब आपको बोलना पड़ेगा कंप्लेनेंट को कि सारे के सारे अपनी गवाहों को प्रस्तुत करो, और फिर उन गवाहों की मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उनकी जो उनकी उनको उनको शपथ पर एग्जामिन करेंगे। ठीक है, मतलब गवाहों की भी टेस्टिमनी दिलाई जाएगी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन सेक्शन 2 to 5 का सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो। अब देखिए सबसेक्शन 3, इफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड बाय अ पर्सन नॉट बीइंग अ पुलिस ऑफिसर। तो सबसेक्शन 1 जो सेक्शन 225 का सबसेक्शन 1 है, तो बताया गया कि एक अपराध में, एक कंप्लेंट में जांच पड़ताल के ऑर्डर मजिस्ट्रेट साहब ने कर दिए थे, और इन्वेस्टिगेशन जो जांच पड़ताल है वो एक प्राइवेट व्यक्ति ने की है, और वो प्राइवेट व्यक्ति, ठीक है, ने की है, पर वो पुलिस वाले ने नहीं की। तो अब देखिए प्राइवेट पर्सन लिख लीजिए, ऊपर नोट बीइंग के ऊपर लिख लीजिए, और देखिए ही शैल हैव फॉर दैट इन्वेस्टिगेशन ऑल द पावर्स कन्फर्ड बाय दिस संहिता on an officer in charge of the police station except the power to arrest without warrant। तो सबसेक्शन 3 सीधा सीधा उस प्राइवेट पर्सन को पावर्स कन्फर कर रहा है कि मजिस्ट्रेट साहब के पास एक कंप्लेंट गई थी, कंप्लेंट में एग्जामिन करने के बाद कंप्लेनेंट को या उसके विटनेसेस को जो थे इफ एनी अवेलेबल थे उनको एग्जामिन कर लिया। अब मजिस्ट्रेट साहब ने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दिए, और इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो बना दिया किसी प्राइवेट व्यक्ति को। ठीक है, अब वो प्राइवेट व्यक्ति के पास सारी की सारी शक्तियां जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास आ जाती है ना, वही वाली आ जाएंगी। ठीक है, वही वाली आ जाएंगी, पर एक्सेप्शन क्या है, कौन सी पावर उस प्राइवेट पर्सन के पास नहीं आएगी कि वो गिरफ्तार कर ले विदाउट एनी वारंट। नहीं, अगर वो गिरफ्तारी भी करेगा तो विद वारंट ही करेगा, विदाउट वारंट वो गिरफ्तारी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 225, जो कि मैंने सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 तीनों पढ़ाए बहुत अच्छे से। ठीक है, इंपोर्टेंट है सेक्शन 225, जो कि पोस्टपोनमेंट की बात बताता है। ठीक है, इसमें जो सबसेक्शन 1 है ना वही सबसे इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 225। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 226 2 to 6। हमारा जो चैप्टर 16 है BNSS का, उसका ये आखिरी प्रावधान है। देखिए चैप्टर 2 to 6 डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। अब जो एक दरख्वास्त है उसका डिसमिसल हो जाएगा। अब जो सेक्शन 223 सबसेक्शन 1 में, सेक्शन 223 सबसेक्शन 1 में कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास, मतलब भाई सीधा सीधी बात है, मजिस्ट्रेट के पास जो लो लगता है उसमें मतलब एक कंप्लेंट मेड करनी है। ठीक है, मान के चलो किसी पुलिस ऑफिसर ने कोई विक्टिम गया तो उसके पास कह रहा कि मेरे जी हाथ पैर तोड़ दिए थे या मेरे थप्पड़ चट्टू मारे थे, आप मेरी कंप्लेंट ले लीजिए, उस व्यक्ति को अरेस्ट करो और उसको मतलब इन फ्रंट ऑफ जस्टिस लेके आओ। ठीक है, तो अब पुलिस ऑफिसर कह रहा है कुछ भी तेरे लात घुसे कुछ नहीं मारे, तो भग जाए, झूठ बोल रहा तू। तो पुलिस, उस व्यक्ति ने, जो विक्टिम था, उसने कंप्लेंट मेड करी थी मजिस्ट्रेट के सामने। अब जो वो लो लगाएगा वो क्या, उसमें क्या लिखेगा, अपनी कंप्लेंट में क्या लिखेगा वो, उसमें पेपर्स में वो ये लिखेगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन सो एंड सो, जो भी उसके साथ घटे हैं। ठीक है, ठीक है, रेड विथ सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। ठीक है, इसके साथ रेड विथ होगा ऑफ BNSS। ठीक है, फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट सो एंड सो अक्यूज्ड। ठीक है, ये लिखा जाएगा। तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कंप्लेंट तो फाइल करी थी, पर अब मजिस्ट्रेट साहब को कुछ भी सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं लगे, तो मजिस्ट्रेट साहब उसको डिसमिस कर देंगे, और वो सेक्शन 226 BNSS के तहत वो कंप्लेंट डिसमिस की जाएगी। ठीक है, अब सेक्शन 226 पढ़ते हैं। देखिए, इफ आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेटमेंट्स ऑन ओथ इफ एनी ऑफ द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस, तो क्या कह रहा है, इफ आफ्टर कंसिडरिंग, अगर बाद में, अगर विचार विमर्श करने के बाद, किनका, द स्टेटमेंट्स ऑन ओथ, जो कथन ऑन ओथ मजिस्ट्रेट साहब ने लिखवाए थे, दर्ज कराए थे, किसके, कंप्लेनेंट के और विटनेसेस के। तो कह रहा है इफ एनी, अगर कोई करवाए थे तो देखिए, ऑफ द कंप्लेनेंट एंड ऑफ द विटनेसेस, किसके, कंप्लेनेंट के या फिर विटनेसेस की। और देखिए, एंड द रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इफ एनी अंडर सेक्शन 225, और साथ के साथ क्या कह रहा है, कोई परिणाम जो एक इंक्वायरी मजिस्ट्रेट साहब ने खुद चलाई थी या फिर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दिए थे। ठीक है, सेक्शन 225 के तहत उसका देखिए, द मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। तो मजिस्ट्रेट साहब की राय में या वो सोच लेते हैं, उनको विचार आ जाता है कि भाई कोई भी उचित आधार नहीं है कि मैं इस कंप्लेंट प्रोसीडिंग में आगे बढ़ूं। अब देखिए, ही शैल डिसमिस द कंप्लेंट, तो तुरंत की तुरंत शैल है, मैंडेटरी है, मजिस्ट्रेट साहब डिसमिस कर देंगे कंप्लेंट को, उस दरख्वास्त को। अब देखिए, एंड इन एवरी सच केस ही शैल ब्रीफली रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर सो डूइंग, और हर एक कंप्लेंट को जब मजिस्ट्रेट साहब डिसमिस करते हैं, ठीक है, जब वो आगे कोई भी उनको उचित आधार नहीं लगता आगे बढ़ने का, तो वो डिसमिस करते हैं, तो वो ब्रीफली, ठीक है, संक्षेप में, मतलब थोड़ी, मतलब इतनी डिटेल में ना जाकर ऊपर ऊपर से स्पीकिंग ऑर्डर के साथ उसको मतलब डिसमिस करेंगे कंप्लेंट को, मतलब
5-10 बातें लिखवा देंगे कि मैंने यह इसमें मैंने कंसिडर किया था, यह कंसिडर किया था और मेरे को कोई भी उचित आधार नहीं लगे, तो ब्रीफली अपने रीजंस रिकॉर्ड करके उस कंप्लेंट को डिसमिस कर देंगे। मतलब ये स्पीकिंग ऑर्डर होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं कि कोई कंप्लेंट आई, मजिस्ट्रेट साहब यूं कह रहे हैं कि नहीं, जो पुलिस वाले की लैंग्वेज थी वही मजिस्ट्रेट साहब बोल रहे नहीं, तेरे साथ कोई अपराध नहीं हो, तू यहाँ से जा, नहीं, मजिस्ट्रेट साहब स्पीकिंग ऑर्डर के साथ ही उस कंप्लेंट को डिसमिस करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 226, ये था हमारा सेक्शन 226 ऑफ द BNSS की बात बताता था, जो की बात बताता है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट का, ठीक है। ये एक दरख्वास्त डिसमिस कर दी जाती है तो सेक्शन 226 के तहत, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 225 और 226 जो कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। पर इसमें मेन बात सेक्शन 226 में ये है कि भाई कंसिडरेशन के बाद ही, अब कंसिडरेशन क्या होती है, कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन हो गई है, ठीक है, शपथ पर, उसके विटनेसेस की भी हो गई अगर उसने कोई करवाए हैं तो टेस्टिमनी उसकी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे मजिस्ट्रेट साहब, और इंक्वायरी भी चला ली है, फिर कोई इन्वेस्टिगेशन भी करवा ली पुलिस वालों के द्वारा या किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा, तो अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उनकी भी भाई जो उनका इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट साहब ने कंसिडर किया उसको भी देखेंगे एक बार, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड क्या उन्होंने कंसिडर किया। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की जो सेक्शन 225 के तहत वो करता है उस कंप्लेंट में, तो उसकी क्या रिपोर्ट है, ठीक है, उसने क्या रिजल्ट निकाले हैं वो भी देखेंगे, क्या नतीजा निकला उसकी इन्वेस्टिगेशन से और अपनी इंक्वायरी से। अगर फिर भी मजिस्ट्रेट साहब को यह लगता है, वो उनकी राय में उन्हें यह लगता है कि भाई कोई भी उचित आधार नहीं है आगे बढ़ने के कंप्लेंट प्रोसीडिंग के, तो वो डिसमिस कर देंगे कंप्लेंट को। शेल है, उनको करना ही पड़ेगा डिसमिस, शेल को आप गोला लगा लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 226 ऑफ द BNSS, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है। तो इसी के तहत हमारा 225 और 226 हुआ और हमारा चैप्टर 16 भी पूरा हुआ। तो आज हम और आगे पढ़ते हैं, हम चैप्टर जो 17 है हमारा BNSS का, उससे पढ़ना चालू करते हैं, जो कि बताता है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मैजिस्ट्रेट्स। अब मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोसीडिंग्स, प्रक्रिया कैसे कमेंस होंगी, शुरुआत होंगी, तो वो चैप्टर 17 में BNSS में दिया हुआ है, उसके प्रावधान है सेक्शन 227 टू सेक्शन 233, ठीक है। तो सेक्शन 227 से लेकर सेक्शन 233 तक है चैप्टर 17, ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मैजिस्ट्रेट। अब मैजिस्ट्रेट साहब ने भाई देखो, उनके पास पुलिस रिपोर्ट आई, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मैजिस्ट्रेट साहब उस पर कमेंस करेंगे, भाई प्रक्रिया कहीं से तो शुरुआत होगी, ट्रायल की तो वो यहीं से होती है। अब देखिए, ट्रायल की नहीं, इंक्वायरी की। अब देखिए चैप्टर 17 में हमें यही रूल्स मिलेंगे, कौन से वाले, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मैजिस्ट्रेट्स, मैजिस्ट्रेट साहब के सामने शुरुआत कैसे होगी प्रक्रिया की, ठीक है, तो वो हमें सेक्शन 227 से लेकर सेक्शन 233 में देखने को लिए मिलेंगे। तो हम पढ़ते हैं अब सेक्शन 227, इशू ऑफ प्रोसेस, IOP। अब बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 227 को गोला लगा लीजिए और इसके सामने इंडेक्स भी लिख लीजिए और ऊपर IOP लिख लीजिए, ठीक है, डॉट डॉट डाल के I.O.P, ठीक है। इशू ऑफ प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है, इसको पढ़ते हैं अच्छे से। अब देखिए सेक्शन 227 का सबसेक्शन 1, इफ इन द ओपिनियन ऑफ अ मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, अगर मैजिस्ट्रेट साहब की राय में, ठीक है, जो मैजिस्ट्रेट साहब ने संज्ञान लिया था एक अपराध का, देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, मैजिस्ट्रेट साहब को यह लगता है कि बहुत ही उचित आधार है प्रोसीडिंग आगे बढ़ने के लिए, आगे प्रक्रिया को चलाने के लिए। तो देखिए, एंड द केस अपीयर्स टू बी, और मैजिस्ट्रेट साहब को जो केस है वो प्रतीत भी कैसा होता है, देखिए कैसा होता है, अ सम्मन्स केस। तो मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है, मैजिस्ट्रेट साहब की राय में क्या लगता है मैजिस्ट्रेट साहब को, सबसेक्शन 1 का दोबारा पढ़ रहा हूं बॉडी, इफ इन द ओपिनियन ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, जब मैजिस्ट्रेट साहब की राय में टेकिंग कोग्निजेंस, और वो वाले मैजिस्ट्रेट साहब जो कोग्निजेंस संज्ञान ले रहे हैं एक अपराध का, उनकी राय में उनको क्या लगता है, देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, की बहुत ही उचित आधार है आगे बढ़ने के लिए, प्रक्रिया चलाने के लिए, एंड द केस अपीयर्स टू बी, और आगे मतलब प्रक्रिया चलाने के लिए, और ये केस जिसमें प्रक्रिया चलाऊंगी ये कौन सा केस है, देखिए अ सम्मन्स केस, ये सम्मन्स केस है, तो वो क्या करेंगे, ही शैल इशू सम्मन्स टू द अक्यूज्ड फॉर हिज अटेंडेंस। अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने जिस अपराध पर संज्ञान लिया था उनको उचित आधार दिख जाते हैं कि प्रोसीड करने के लिए, और फिर वो केस जिस पर मैजिस्ट्रेट साहब ने संज्ञान लिया था वो सम्मन्स केस। अब सम्मन्स केस कौन से वाले होते हैं, जो कि जिसमें की सजा 2 साल या 2 साल से कम जेल कटवाई जानी है। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, ही शैल इशू सम्मन्स, तो मैजिस्ट्रेट साहब मैंडेटरी सम्मन्स केस उन्होंने मतलब पाया जाता है जिस पर संज्ञान लिया, तो सम्मन ही इशू करेंगे, ठीक है, सम्मन्स टू द अक्यूज्ड फॉर हिज अटेंडेंस, और सम्मन
सम्मन्स किसको भेजेंगे? अक्यूज को, ठीक है, आरोपी को भेजेंगे। और किस चीज के लिए? फॉर हिज अटेंडेंस, की तुम अपनी हाजिरी दो कोर्ट में, ठीक है। अब सम्मन केस हमारे किस में दिए गए थे? हमारे डेफिनेशन क्लोज में दिए गए थे। आप साइड में यहाँ लिख भी सकते हो सम्मन केस, यहाँ को आप इंटरकनेक्ट लिंक विद कर सकते हो। एक बार सम्मन केस की मैं आपको बता देता हूँ कौन से सेक्शन में था। सेक्शन 2 के क्लोज एक्स में, ठीक है, सेक्शन 2 के क्लोज एक्स में है सम्मन केस की डेफिनेशन, ठीक है, सेक्शन 2 क्लोज एक्स, ठीक है। तो अब भी पढ़िए। अब वारंट केस, अगर मैजिस्ट्रेट साहब को, उनकी राय में मैजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है कि जिस केस में, अपराध में मैंने संज्ञान लिया था और वो अपराध में उचित आधार है आगे प्रोसीड करने के, और मैजिस्ट्रेट साहब, वो वाला केस कौन सा है? वारंट केस है। वारंट केस कौन से होते हैं? जिसमें जेल कटवाई जानी है 2 साल से ऊपर। अब देखिए, अब वारंट केस ही में इशू हुआ वारंट, तो अगर वारंट केस है तो मैजिस्ट्रेट साहब वारंट भी इशू कर देंगे, ठीक है। और इफ ही थिंक्स फिट अ सम्मन, तो वारंट केस में मैजिस्ट्रेट साहब क्या कर देंगे? अगर वारंट केस उनको लगता है कि ये उचित आधार है और वारंट केस है, तो वारंट केस में वारंट इशू कर देंगे। अगर वारंट इशू नहीं करना चाहते, अगर उनको उचित लगता है, तो वो सम्मन भी इशू कर सकते हैं। मतलब वारंट केस में सम्मन इशू हो सकते हैं। अब देखिए, फॉर कॉजिंग द अक्यूज टू बी ब्रॉट, और वारंट क्यों इशू करेंगे? कि अक्यूज को पकड़ करके लाया जाए। तो जहां भी ब्रॉट आ जाए ना, जहां भी ब्रॉट वर्ड आ जाए, तो वहां मतलब समझ लो वारंट है। और टू अपीयर एट अ सर्टेन टाइम, और टू अपीयर, और जहां अपीयर आ जाए तो मान के चलो अक्यूज को सम्मन भेजे गए कि आ जाओ अपनी हाजिरी दे दो। और देखिए, और टू अपीयर एट अ सर्टेन टाइम, कि तुम मेरे आगे प्रस्तुत हो एक सर्टेन समय पर, ठीक है, एक निश्चित समय पर, जिस दिन डेट लगाई हुई है। अब देखिए, बिफोर सच मैजिस्ट्रेट, और if he has no jurisdiction himself, some other magistrate having jurisdiction, तो मैजिस्ट्रेट साहब को उचित लगता है इस अपराध का संज्ञान लेने के बाद कि उचित आधार है इस केस में आगे बढ़ने के लिए, तो मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि ये वारंट केस है, तो वारंट केस में या तो वो वारंट इशू कर देंगे या फिर वो सम्मन इशू कर देंगे। तो वारंट इशू होगा तो मैं अक्यूज को मैजिस्ट्रेट साहब के सामने ब्रॉड किया जाएगा। अगर सम्मन इशू करते तो अक्यूज को मैजिस्ट्रेट साहब के सामने अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। या तो अपने आगे भी वो करवा सकते हैं ब्रॉड या अपीयर, या फिर किसी और मैजिस्ट्रेट के पास भी भेज सकते हैं। मतलब उसको कह सकते हैं कि तुम वहां उस मैजिस्ट्रेट साहब के पास तुम पेश हो जाना जिसकी जिसकी जुरिडिक्शन है, मतलब वो मैजिस्ट्रेट साहब उसके केस को ट्राई करने वाले, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 227 के सब सेक्शन 1 का क्लोज बी। अब इसका क्लोज बी का प्रोवाइजो देखिए, प्रोवाइडेड सम्मन्स और वारंट्स मे आल्सो बी इशूड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब ये नया ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है? कि बताया गया है कि जो सम्मन्स हैं और जो वारंट्स हैं जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट इशू कर रही है वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अब इशू हो सकते हैं। मतलब वारंट निकाला, कॉपी निकाली, स्कैन करके सीधा अक्यूज का मोबाइल नंबर है नहीं तो उसके फोन पर भेज दिया, ठीक है, ईमेल कर दिया, ठीक है। या फिर अब हाई कोर्ट अब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पर हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने बहुत ज्यादा फोकस किया है, तो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट बता भी देगी कि किस कौन से मीन्स के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा अक्यूज के पास चीजें भिजवाई जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 227 का सबसेक्शन 1। तो क्लोज बी के साथ कौन सा एक सेक्शन और कनेक्ट हो रहा है? पहले हमारे सीआरपीसी में तो वो सेक्शन 87 हुआ करता, अब हमारे बी एंड डबल एस में हम देख लेते हैं और इसको साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे बी एंड डबल एस में वो सेक्शन जो 87 था सीआरपीसी का, वो क्या हो गया? सेक्शन 90 हो गया, ठीक है, वो सेक्शन 90 हो गया। तो हम सेक्शन 227 के सबसेक्शन 1 के क्लोज बी के सामने लिख लेंगे सेक्शन 90 लिख लेंगे, ठीक है, सेक्शन 90 बी एंड डबल एस। अब सेक्शन 90 क्या कहता है? सेक्शन 90 ये कहता है मैजिस्ट्रेट साहब को वारंट भिजवाने पर मैजिस्ट्रेट साहब वारंट ना भिजवाकर सम्मन भिजवा सकते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये है हमारा सेक्शन 227 का सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 देखिए, नो सम्मन्स और वारंट शैल बी इशूड अगेंस्ट द अक्यूज्ड अंडर सबसेक्शन 1 until a list of prosecution witnesses has been filed। तो अब सबसेक्शन 2 बार लगा रहा है कि कोई भी सम्मन और विटनेस, कोई भी सम्मन या वारंट इशू नहीं करेगा कोर्ट, ठीक है, सबसेक्शन 1 के तहत। और कब तक नहीं करेगा? अनटिल, कि जब तक लिस्ट ऑफ विटनेसेस प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट फाइल नहीं कर देता, तो ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस, लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस कौन फाइल करेगा? ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन करेगा या कंप्लेनेंट करेगा। तो यही कह रखा है कि जब तक अगर लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस फाइल नहीं हो जाती ना कोर्ट में, जमा नहीं हो जाती, जब तक सम्मन और वारंट उस पर्टिकुलर केस में इशू नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो ये था सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 3 देखिए, इन अ प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेंट मेड इन राइटिंग। तो बताया गया जाए एक दरख्वास्त, कंप्लेंट मतलब मेड की गई थी और लिखित में। अब देखिए, एवरी सम्मन्स और वारंट इशूड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ सच कंप्लेंट। तो अब बताया गया है कि जो प्रक्रिया है, सबसेक्शन 3 बता रहा है, जो एक प्रक्रिया है जो मैजिस्ट्रेट साहब चलाएंगे, तो वो प्रक्रिया जो चलाने वाले वो एक कंप्लेंट, और वो लिखित में कंप्लेंट
के द्वारा प्रक्रिया स्टार्ट की गई है। तो अब देखिए, तो हर एक जो सम्मन है और हर एक जो वारंट है जो उस कंप्लेंट प्रोसीडिंग में भेजे जाएंगे मैजिस्ट्रेट साहब द्वारा, तो हर एक सम्मन और हर एक वारंट के साथ एक कॉपी जाएगी। और कॉपी किसे जाएगी? कंप्लेंट की, एक नकल कंप्लेंट की जाएगी। मान के चलो मैं कोर्ट में कोई कंप्लेंट प्रोसीडिंग चालू करता हूं, ठीक है, तो अब मैजिस्ट्रेट साहब उसी मेरे कंप्लेंट केस में सम्मन कर रहे हैं किसको? अक्यूज को। तो मैं उनको एक कॉपी दूंगा, उनके एलमत को, क्रिमिनल एलमत को, कि भाई ये कॉपी लो और नोटिस काट दो, सम्मन काट दो और भिजवा दो। या फिर वो मेरे को कहते हैं कि तुम दिया तो मैं दियाऊंगा। अगर वारंट में अगर कॉपी देनी पड़ेगी, कंप्लेंट केस है कोई वारंट वाला, तो मैं कॉपी दे दूंगा, ओनली नकल दे दूंगा। और फिर क्या करेंगे एलमत, वो अपने आप किसी पुलिस ऑफिसर को, प्राइवेट व्यक्ति को वारंट के साथ भेज देंगे और उसको पकड़ के ले आएंगे, ठीक है, अक्यूज को। तो ये सब सेक्शन 3 था सेक्शन 227 का, कि हर एक सम्मन और वारंट के साथ नकल कंप्लेंट की भेजी ही जाएगी। और शैल है इसमें, ठीक है, शैल है इसमें, ठीक है, शैल को भी अंडरलाइन कर लीजिए। ये मैंडेटरी प्रोविजन, अगर नकल की कॉपी नहीं भेजी, अगर कंप्लेंट की नकल नहीं भेजी गई सम्मन और वारंट के साथ एक कंप्लेंट प्रोसीडिंग में, तो क्या होगा? और अभी कंप्लेंट को, उसको जो अक्यूज है उसको पता ही नहीं कि भाई क्या मैटर है क्या नहीं है, तो क्या होगा? सीधा का सीधा क्या प्रोसीडिंग्स विशिएट होंगी? ऐसा तो नहीं होगा, विशिएट नहीं होंगे। उसको मौका दे दिया जाएगा कि भाई 2-4 दिन और घर रह तू, ठीक है, हम तेरे पास ये ले, यहाँ तो कोर्ट में तू कंप्लेंट की नकल पकड़ और 2-4 दिन की हम तारीख लगा रहे, तू वकील वकील कर लियो और आ जियो, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 3 और सेक्शन 2 to 7 हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 4, ठीक है। इससे पहले मैं पानी पी लेता हूं। सबसेक्शन 4 देखिए, व्हेन बाय एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स एनी प्रोसेस फी और अदर फी आर पेएबल, तो बताया गया कानून के संदर्भ में, कानून के समय के संदर्भ में जब भी कभी भी कोई पीएफ प्रोसेस फी या फिर कोई अदर फी है, कोई अन्य कोई चार्जेस हैं, अगर वो पेएबल हैं, वो अदा करने हैं, तो देखिए नो प्रोसेस शैल बी इशूड, तो कोई भी प्रक्रिया, कोई भी प्रोसेस इशू नहीं होगा। और अनटिल, कब तक नहीं होगा? द फीस आर पेड, की जब तक की जो फीस है वो अदा नहीं कर दी गई, जब तक भी कोई जो प्रोसेस है वो इशू नहीं किया जाएगा। सॉरी, एंड इफ सच फीस आर नॉट पेड विद इन अ रीजनेबल टाइम द मैजिस्ट्रेट में डिसमिस द कंप्लेंट। तो सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है कि भाई समय के संदर्भ में कोई प्रोसेस फी या फिर कोई अदर पेएबल चार्जेस हैं वो अदा करने कंप्लेनेंट को, और तो जब तक वो पे नहीं हो जाते, जब तक वो अदा नहीं हो जाते कोर्ट में कंप्लेनेंट के द्वारा, ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस इनिशिएट नहीं करे जाएंगे, तो कोई भी प्रोसेस मतलब इशू नहीं किए जाएंगे अनटिल कि वो जो फीस है वो अदा नहीं कर दी गई है कोर्ट में। अगर कभी कंप्लेनेंट ने अदा ही नहीं की तो, ठीक है, तो डिसमिस भी कर सकते कंप्लेनेंट को मैजिस्ट्रेट साहब, ठीक है। तो क्या जो प्रोसिक्यूशन केस चलता है, मान के चलिए स्टेट वर्सेस ए कोई केस चल रहा है, जो कि किसी कंप्लेनेंट ने नहीं, मतलब सरकार चला रही है, सरकारी वकील चला रहा है, मान के चले मेरे विरुद्ध कोई अपराध कमिट होता है, मैं विक्टिम बनता हूँ, ठीक है, मेरे मान के चलो किसी ने सर चूर फोड़ दिया, मैंने कंप्लेंट करवाई, तो अब मेरे केस को कौन लड़ेगा? भाई मेरा सर फूटा है तो सोसाइटी में डर किसको लगेगा? जनता जनार्दन को लगेगा। तो जनता जनार्दन के डर को भगाने के लिए मेरा केस कौन लड़ेगा? सरकार लड़ेगी। तो सरकार लड़ेगी, अब किसके ऊपर लड़ेगी? स्टेट वर्सेस जिसने मेरा सर फोड़ा उसके ऊपर। मान के चलिए किसी ए ने मेरा सर फोड़ा, तो स्टेट वर्सेस ए केस लड़ेगी सरकार, और सरकार अब सजा दिलाएगी ए को। तो अब मैं उसमें क्या हूं? मैं विक्टिम हूं। तो अब क्या मेरे को उस केस में जो सरकार ने ए अक्यूज के ऊपर चला रखा है, तो क्या उसमें मेरे को प्रोसेस फी या कोई और अन्य अदर चार्जेस पेएबल है वो अदा करने पड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करने पड़ेंगे। अगर हाँ इसी केस में अगर मैं मेरा मतलब पुलिस रिपोर्ट में एफआईआर नहीं करवाता, मैं अपनी पर्सनल जाके कंप्लेंट करा देता हूं, तो क्या इस केस में मेरे को देने पड़ेंगे? ऑब्वियसली इस केस में मेरे को अदा करनी पड़ेगी प्रोसेस फी और अदर चार्जेस, ठीक है। यही हमारा सबसेक्शन 4 कह रहा है, ठीक है। और विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो माना गया है कि कंप्लेनेंट अगर 2-4 तारीखों पर भाई नाटक कर रहा है, नहीं देता प्रोसेस फी, ठीक है, भाई कोर्ट को खर्चे भी तो लगेंगे, सम्मन उम्मन भिजवाए जा रहे हैं, वारंट भिजवाए जा रहे हैं, तो भाई वारंट तो कोई पुलिस वाला एग्जीक्यूट करेगा, फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति, या फिर अगर कोई सम्मन भिजवाया जा रहा है तो उसका भी तो खर्चा है, पोस्ट का, डाक का, सबका। तो अब मान के चलो मैं कंप्लेनेंट हूं और मैं खर्चा नहीं दे रहा, 2-4 तारीख में टालता रहता हूँ, 1 तारीख और लेता हूँ, 5वीं तारीख, फिर उसमें मैं क्या करता हूँ, उसमें भी नहीं देता, तो मैजिस्ट्रेट साहब के पास पूरी शक्ति है कि मेरी कंप्लेंट को डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 227 का सबसेक्शन 4। अब हम पढ़ते हैं सबसेक्शन 5। देखिए, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 90। तो बोल रहा है सेक्शन 227 का कुछ भी, बोल रहा है सेक्शन 227 के प्रावधान है वो कुछ भी
फर्क पैदा नहीं करेंगे सेक्शन 90 जो हमारा BNSS का उसमें, ठीक है। तो सेक्शन 90 को सेव कर रहा है, सेक्शन 90 को सेव कर रहा है कौन, सब सेक्शन 5, ठीक है। तो सेक्शन 90 हमारा क्या बोलता है BNSS का, एक बार सेक्शन 90 को सेक्शन 90 हाँ वही तो बोलता है कि भाई कोई केस है उसमें मैजिस्ट्रेट साहब क्या भिजवा सकते हैं, सम्मन भी भिजवा सकते हैं और वारंट भिजवा सकते हैं। एक बार सेक्शन 90 को इससे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब ये बोल रहा था कि वारंट केस है तो हमारा जो सेक्शन 227 का सबसेक्शन 1 है और उसका जो क्लोज भी है वो तो यही बोल रहा है कि भाई अगर वारंट केस लगता है मैजिस्ट्रेट साहब को, जिन्होंने संज्ञान लिया है अपराध में, उनको वारंट केस लगता है और उनको लगता है कि भाई उचित आधार है अक्यूज के पास वारंट भिजवाने चाहिए, तो उस केस में मैजिस्ट्रेट वारंट ना भेज के सम्मन भेज सकते हैं। तो ये हमने सेक्शन 90 से कनेक्ट किया था। तो हम एक बार सेक्शन 90 भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हरियाणा की प्री में इस सेक्शन जो 87 हमारा CRPC का हुआ करता, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। एक बार सेक्शन 90 को आपको दोबारा पढ़ा देता हूँ, देखिए सेक्शन 90 देखिए, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सम्मन। तो इशू किया जा रहा है एक वारंट, ठीक है, इन ल्यू ऑफ, ठीक है, सम्मन की जगह वारंट इशू किया जा रहा है, और इन एडिशन टू सम्मन, या सम्मन भेज दिया पहले ही पर सम्मन के साथ साथ एक और वारंट भी भेज दिया। तो ये सेक्शन 90 में हो रहा था। अब देखिए सेक्शन 90 की बॉडी कोर्ट में, तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, में क्या डिस्क्रिप्शन है, इन एनी केस इन विच इट इज एम्पावर्ड बाय दिस संहिता, किसी भी केस में कोर्ट की पावर है, किसी भी केस में, इधर इट इज अ सम्मन्स केस, इधर इट इज अ वारंट केस, क्या इन विच इट इज एम्पावर्ड बाय दिस संहिता टू इशू अ सम्मन। तो किसी भी केस में किसी भी मुकदमे में इस संहिता के तहत कोर्ट की पावर है कि क्या, टू इशू अ सम्मन, एक केस में एक कोर्ट के पास पावर है कि वो सम्मन इशू कर सकती है। और देखिए फॉर द अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन, सम्मन इशू कर सकती है किस चीज के लिए, कि एक व्यक्ति की हाजिरी कोर्ट में हो जाए। अब देखिए ऑफ एनी पर्सन इशू आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजन अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट। तो क्या बताया जा रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एक कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है, और क्या डिस्क्रिप्शन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कोर्ट को एम्पावरमेंट मिली हुई थी कि जिस केस में वो सम्मन इशू करती है उस केस में वो अपने लिखित में कारण रिकॉर्ड करके वारंट भी इशू कर सकती है। मतलब एक व्यक्ति को भिजवाना सम्मन है, ठीक है, उसको अपीयर करवाना है कोर्ट में, अपीयरेंस उसकी करवानी है, पर मैजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, कोर्ट क्या करता है, सीधा सम्मन ना भेज के वारंट भेज सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, ठीक है, सम्मन की जगह वारंट भी भिजवा सकते। सम्मन केस है, मान के चलो अपराधी को सजा 2 साल या 2 साल से कम की मिली है, तो वो सम्मन केस है। तो सेक्शन 90 की बॉडी हमें यही कह रही है कि भाई एम्पावर्ड कोर्ट जो मैजिस्ट्रेट, कोर्ट या मैजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड है इस संहिता के तहत एक सम्मन केस में सम्मन भिजवाने के लिए, पर वो मैजिस्ट्रेट या वो कोर्ट अपने लिखित में कारण रिकॉर्ड करके उस सम्मन केस में वारंट भी भिजवा सकती है उसके पास, ठीक है। ये हमारा बोल रहा है सेक्शन 90 की फॉर्मल बॉडी। अब देखिए क्लोज है, इफ इधर बिफोर द इशू ऑफ सच सम्मन्स, और क्यों सम्मन केस में वारंट भिजवा रही है कोर्ट, देखिए इफ इधर बिफोर इशू ऑफ द सम्मन्स, जब कोर्ट को सम्मन इशू करने से पहले ही क्या लगता है, और आफ्टर द इशू ऑफ द सेम, या फिर इशू करने के बाद सम्मन्स, कोर्ट को क्या लगता है, बट बिफोर द टाइम फिक्स फॉर हिज अपीयरेंस, परंतु जब अक्यूज्ड की जो मुलजिम है उसकी हाजिरी जो तारीख तय कर रखी है उससे पहले ही करना पड़ेगा ये कार्रवाई कोर्ट को, क्या सम्मन की जगह वारंट करेगी। देखिए द कोर्ट सीज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज अब्सकॉन्डेड, और कोर्ट को कारण लगते हैं कि जिस अक्यूज के पास सम्मन भेजे गए हैं वो तो भग गया है, वो तो अब्सकॉन्ड हो गया है, छुप गया है, और विल नॉट ओबे द सम्मन, या फिर कोर्ट को कारण महसूस हो जाता है कि जिस अक्यूज के पास सम्मन भेजे हैं या सम्मन भेजे जाने वाले हैं, ठीक है, पर उसकी अक्यूज की तारीख से पहले, ठीक है, जिस दिन उसको पेश होना उसकी तारीख से पहले क्या लगता है, या तो वो अब्सकॉन्ड हो गया है अक्यूज, ठीक है, या तो वो ओबे नहीं करेगा, या तो वो आदर नहीं करेगा सम्मन का। तो इस केस में जो कोर्ट है, जो मैजिस्ट्रेट है, वो सम्मन की जगह वारंट भिजवा सकती है अक्यूज के पास, ठीक है। अब क्लोज भी, इफ एट सच टाइम ही फेल्स टू अपीयर एंड द सम्मन्स इज प्रूव्ड टू हैव बीन duly served in time to admit for his appearing in accordance therewith and no reasonable cause is offered for such failure। और क्या कारण है कि सम्मन की जगह वो सम्मन भेजे थे, सम्मन केस में वारंट भिजवा सकती है कि जब इफ एट सच टाइम ही फेल्स टू अपीयर, जब जो एक कोर्ट ने सम्मन भिजवा दी थी अक्यूज के पास और पूरा सर्विस भी हो गई थी उस सम्मन की अक्यूज के पास, पर फिर भी अक्यूज आए नहीं कोर्ट में, उसने अपनी अपीयरेंस, अपनी हाजिरी दी नहीं उस सम्मन को, मतलब ओबे नहीं किया। तो अब देखिए क्या करेगा, इन अकॉर्डेंस देयर इज नो रीजनेबल एक्सक्यूज इज ऑफर्ड फॉर सच फेलियर। और सम्मन केस में सम्मन को एक तो ओबे नहीं किया अक्यूज ने, और उसके पास पूरा का पूरा टाइम था कि वो आ सकता था कोर्ट में, ठीक है, उस सम्मन का आदर कर रहे, पर वो नहीं आया। तो इस केस में भी क्या करेगा कोर्ट, सम्मन केस में वारंट भिजवा देगा, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 90 बोल रहा है, ठीक है, जो मैंने आपको दोबारा से पढ़ा है, ठीक है।
तो सेक्शन 227 के साथ हम सेक्शन सीधा का सीधा जो सेक्शन 90 है ना उसको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 90 के साइड में आप सेक्शन 227 भी आप लिख लीजिए, ठीक है। सेक्शन 227 भी आप लिख लीजिए, जिसमें किसकी बात हो रही है, इश्यू ऑफ प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है, आईओपी की। पहले हमारे सेक्शन 204 204 ऑफ सीआरपीसी में आईओपी का बात दे रखी, तो वो हमारा सेक्शन 227 हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 2 to 7 ऑफ द बी एंड डबल एस। हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 to 8 ऑफ द बी एंड डबल एस, जो कि बताता है मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड। तो अब बहुत ही अहम प्रावधान आ गया, क्या, मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड। तो मैजिस्ट्रेट साहब की डिस्क्रिशन है, क्या डिस्क्रिशन है कि वो डिस्पेंस, वो खारिज कर दे, क्या खारिज कर दे, विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड। जो अक्यूज्ड है, जो मुलजिम है, उसकी पर्सनल, उसकी निजी हाजिरी मैजिस्ट्रेट साहब की डिस्क्रिशन है कि वो खारिज कर सकते हैं। तो देखिए सेक्शन 228 का सबसेक्शन 1, whenever a magistrate issues a summons, तो जब कभी भी मैजिस्ट्रेट साहब क्या इशू करते हैं, सम्मन्स इशू करते हैं। तो देखिए ही में, तो ओनली जो अक्यूज की हाजिरी है, जो उसकी निजी हाजिरी है, वो ओनली कौन से केसेस में खारिज की जा सकती है, ओनली सम्मन्स केस में। तो देखिए ही में, इफ ही सीज रीजन टू डू सो टू डू, अगर मैजिस्ट्रेट साहब को कारण लगते हैं यह करने के लिए, क्या करने के लिए, dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by his advocate। तो क्या कह रहा है हमारा सेक्शन 228 का सबसेक्शन 1, whenever a magistrate issues a summons, तो जब कभी भी मैजिस्ट्रेट साहब सम्मन्स इशू करते हैं तो ओनली ये सम्मन्स केस पे सेक्शन 228 अप्लाई होगा। तो देखिए क्या होता है, इफ ही सीज रीजन सो टू डू, अगर मैजिस्ट्रेट साहब को कारण लगते हैं यह करने के लिए, क्या करने के लिए, डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज, वो खारिज कर सकते हैं निजी हाजिरी अक्यूज की, मुलजिम की, ठीक है। एंड परमिट हिम टू अपीयर बाय हिज एडवोकेट, और उसको खारिज कर देंगे उसकी पर्सनल निजी हाजिरी को, अक्यूज की, मुलजिम की, मैजिस्ट्रेट साहब, और उसको परमिट, उसको इजाजत दे देंगे अक्यूज को, मुलजिम को, कि तुम पेश हो जाओ, तुम हाजिरी अपनी दिला दिया करो, किसके द्वारा, अपने एडवोकेट के द्वारा, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 1, जिसमें हमने क्या हमने इसमें सीखा कि ओनली सम्मन्स केस में डिस्पेंस हो सकता है, सम्मन्स केस में डिस्पेंस हो सकता है किसका, अक्यूज का, सम्मन केस डिस्पेंस ओनली, ठीक है, ऑफ अक्यूज्ड अटेंडेंस, ठीक है। मतलब क्या, अगर कोई सम्मन्स केस है जिसमें मैजिस्ट्रेट साहब कॉम्पिटेंट है, 2 साल या 2 साल से कम की जेल कटवाने के लिए वो सजा दे सकते हैं, तो क्या सम्मन केस में ऑल ओवर द ट्रायल, ऑल ओवर द इंक्वायरी, क्या जो मैजिस्ट्रेट साहब है वो अक्यूज को, ठीक है, वो अक्यूज को क्या उसकी अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, यस ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो कब कर सकते हैं, सेक्शन 228 का सबसेक्शन 1 के तहत, ठीक है। तो अब जो सेक्शन 228 का सबसेक्शन 1 है वो क्या बोल रहा है, जहां मैजिस्ट्रेट साहब ने एक सम्मन इशू कर दिया था, ठीक है, मैजिस्ट्रेट साहब ने सम्मन इशू कर दिया था, मतलब उन्होंने आईओपी इशू प्रोसेस कर दिया था, मतलब सम्मन केस था तो उसमें सम्मन इशू कर दिया। फिर आगे देखिए क्या होगा, ही में, तो मैजिस्ट्रेट साहब की शक्ति है, डिस्क्रिप्शन है, क्या, इफ ही सीज रीजन सो टू डू, अगर उनको सम्मन इशू करने के बाद यह कारण लगते हैं, क्या करने के, डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज, की क्या कारण लगते हैं मैजिस्ट्रेट साहब को सम्मन इशू करने के बाद, कि मेरे को इस अक्यूज की, इस मुलजिम की जो हाजिरी है उसको खारिज कर देना चाहिए ट्रायल में। अब ट्रायल में इसको आने की कोई जरूरत नहीं है, और अब हाजिरी को खारिज करके क्या करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब, एंड परमिट हिम टू अपीयर बाय हिज एडवोकेट, और इजाजत दे देंगे मुलजिम को कि तुम खुद ना आकर अपने वकील को भेज दिया करो, वही चल जाएगा, वही सफिशिएंट है। तो सेक्शन 228 का सबसेक्शन 1 ये कहता है। तो इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और इसका बहुत ही अमेजिंग सा आंसर भी बताऊंगा। तो क्या जब इंक्वायरी चल रही है, जब मैजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी चला रहे हैं, तो क्या उस समय क्या अक्यूज की वो पर्सनल हाजिरी उसको खारिज कर सकते हैं, क्या जो अक्यूज की पर्सनल हाजिरी उसको खारिज कर सकते हैं, क्या सम्मन इशू करने से पहले क्या मैजिस्ट्रेट साहब की अक्यूज की हाजिरी को खारिज कर सकते हैं, बताइए। बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब मैजिस्ट्रेट साहब ने सम्मन्स इशू ही नहीं करे तो अक्यूज की हाजिरी खारिज करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो साफ साफ सेक्शन 228 के सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि जब कभी भी मैजिस्ट्रेट साहब सम्मन इशू करेंगे, सीधा सीधा, ठीक है, वेन एवर अ मैजिस्ट्रेट इशूज अ सम्मन्स इशू कर दिए मैजिस्ट्रेट साहब ने, उसके बाद ही अक्यूज की, उसके बाद ही मुलजिम की जो पर्सनल निजी हाजिरी है उसकी खारिज हो रहा है, उसको माफी मिल रही है कि तुम बताओ कोर्ट में, तुम अपने वकील को भेज दिया, वो तुम्हारा केस लड़ लेगा, ठीक है। तो ओनली जो अक्यूज की जो परमानेंट भी हो सकती है ये, ठीक है, एक सम्मन केस में अक्यूज की जो पर्सनल हाजिरी है, निजी हाजिरी है, ठीक है,
कि हर तारीख पे अक्यूज को आना नहीं पड़ेगा, ये परमानेंट सम्मन केस में हो सकती है, ठीक है। और कौन से सेक्शन के अंतर्गत हो सकती है? सेक्शन 228 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। तो लिख लीजिए परमानेंट, परमानेंट डिस्पेंसेशन भी हो सकती है, ठीक है, डिस्पेंसेशन भी हो सकती है। और किसकी? ओनली मुलजिम की, ठीक है, मुलजिम मतलब अक्यूज की, ठीक है। तो ये था सेक्शन 228 का सबसेक्शन 1। और पढ़ेंगे सबसेक्शन 2, बट द मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी इनटू और ट्राइंग द केस में, और मैजिस्ट्रेट साहब जो एक अक्यूज की जिसकी हाजिरी, निजी हाजिरी खारिज कर दी थी, तो वही कह रहे हैं द मैजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू। तो अब इससे हमें पता लग जाता है कि इंक्वायरी जब मैजिस्ट्रेट साहब चला रहे हैं, इंक्वायरी के दौरान भी जब अक्यूज के कागज वगैरह पूरे करते हैं मैजिस्ट्रेट साहब, तो इंक्वायरी के दौरान भी क्या कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट साहब? देखिए, अक्यूज की हाजिरी को, निजी हाजिरी को डिस्पेंस खारिज कर सकते हैं। तो यही हमें सबसेक्शन 2 से देखने को मिलता है कि इंक्वायरी की स्टेज पर भी मैजिस्ट्रेट साहब अक्यूज की, मुलजिम की निजी हाजिरी को खारिज कर सकते हैं। देखिए सबसेक्शन 2, बट द मैजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग द केस में। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब की शक्ति है, डिस्क्रिशन है, जो मैजिस्ट्रेट साहब एक मुकदमे को, जो कि मुकदमा सम्मन्स केस है, उसको इंक्वायर कर रहे हैं, उसमें ट्रायल चला रही है, क्या कर सकते हैं? इन इस डिस्क्रिशन, उनकी पूरी डिस्क्रिशन है क्या? एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, किसी भी स्टेज। अब उस सम्मन्स केस में कोई सी भी स्टेज आ जाए, उसमें क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज, निर्देश दे देंगे कि पर्सनल हाजिरी, निजी हाजिरी अक्यूज की करवाई जाए, उसको निर्देश दे देंगे कि आओ कोर्ट में हाजिरी दो, ठीक है। एंड इफ नेसेसरी, और अगर उचित लगेगा, अगर यह करवाना, एनफोर्स द अटेंडेंस इन एनी मैटर हियर इन बिफोर प्रोवाइड, अगर उचित लगेगा। पहले तो मैजिस्ट्रेट साहब ने क्या करा? सबसेक्शन 1 में क्या करा? सम्मन्स केस चल रहा था मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, उसने मैजिस्ट्रेट साहब के सामने सम्मन केस था, उसमें मैजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया? एक अक्यूज की, एक मुलजिम की निजी हाजिरी को खारिज कर दिया। और सबसेक्शन 2 क्या बता रहा है? अगर मैजिस्ट्रेट साहब, जो मैजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी और ट्रायल चला रहे हैं, उनको, उनके डिस्क्रिशन है, उनके पास शक्ति है, क्या शक्ति है? किसी भी उस सम्मन केस की प्रोसीडिंग, प्रक्रिया के दौरान वो क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज, निर्देश कर सकते हैं कि आओ, जो तुमको मैंने हाजिरी, मतलब तुम्हारी जो पर्सनल निजी हाजिरी थी, उसको खारिज करा था कि तुम अब कोर्ट में हाजिरी दो, ठीक है। एंड और साथ साथ ऐसा निर्देश करके मैजिस्ट्रेट और क्या कर सकते हैं? इफ नेसेसरी, अगर उचित रहेगा ना, तो क्या करेंगे? एनफोर्स अटेंडेंस इन द मैनर हेयर बिफोर प्रोवाइड, और एनफोर्समेंट भी करवा सकते हैं इस अपने सबसेक्शन 2 के ऑर्डर को, जो हमारे BNSS में जो प्रावधान दे रखे हैं कि एक अक्यूज को मैजिस्ट्रेट साहब ने दिशा निर्देश दे दिए कि आ जाओ हाजिरी दे दो, और वो नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? बोल रहा है कि भाई सम्मन में लिखवा दे, पहले तो आपने मेरी हाजिरी माफी कर दी थी, अब पहले तो आपने मेरे को निजी हाजिरी में खारिज कर दिया था आने से, अब आप मेरे को बुला रहे हो, मैं तो नहीं आता। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब निर्देश कर दिए ना, भाई तेरी पहले हाजिरी माफी करी थी, तेरे को पहले तेरी निजी हाजिरी से तेरे को खारिज करा था, डिस्पेंसेशन किया था तेरी पर्सनल अटेंडेंस से कि तू इस सम्मन केस में मत आ, पर अब तू आ, तेरे को मैं बुला रहा हूं। अगर वो नहीं आएगा ना, फिर एनफोर्समेंट करवाएंगे मैजिस्ट्रेट साहब अपने इस ऑर्डर को। और जो हमारे BNSS में जो तरीके दे रखे हैं एक व्यक्ति को, एक अक्यूज को बुलाने की कोर्ट में, उस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 2 to 8 ऑफ द BNSS, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेंस का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 to 9, सेक्शन 229 हम पढ़ेंगे BNSS का, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रावधान रहेगा। सेक्शन 229 हम पढ़ेंगे, देखिए, जो कि बताता है स्पेशल सम्मन्स इन केसेस ऑफ पिटी ऑफेंस। तो सेक्शन 229 हम पढ़ेंगे कि जो मुकदमे हैं, ये छोटे मोटे मुकदमे हैं, जो पिटी ऑफेंसेस वाले मुकदमे हैं, उनमें स्पेशल सम्मन्स भिजवाए जाते हैं। तो सेक्शन 229 के तहत भिजवाए जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सॉरी, अब सेक्शन 2 to 9 की मैं बॉडी पढ़ूंगा, देखिए, पहले इंडेक्स आपको दोबारा समझाता हूं। स्पेशल सम्मन्स, तो एक सम्मन्स होते हैं, एक तो नॉर्मल सम्मन्स होते हैं, एक स्पेशल सम्मन्स होते हैं। ये भाई स्पेशल सम्मन्स कौन से होते हैं, वो सेक्शन 229 में पढ़ेंगे। तो स्पेशल सम्मन्स को आप गोला लगा लीजिए, इन केसेस ऑफ पीटी ऑफेंसेस। अब ओनली जो छोटे मोटे अपराध है ना, उन्हीं में स्पेशल सम्मन्स भेजे जाएंगे। तो वो हम सेक्शन 229 में पढ़ेंगे कि भाई स्पेशल सम्मन्स होते क्या है, ठीक है। और पीटी ऑफेंस हमारी डेफिनेशन क्या हमारे सेक्शन 2 में दी हुई है। सेक्शन 2 को एक बार, सेक्शन जो 2 है उसको हम एक बार दोबारा चेक करते हैं, जो उसमें पीटी ऑफेंस की क्या डेफिनेशन दी हुई है। नहीं, जो सेक्शन 2 है हमारा BNSS का डेफिनेशन क्लोज में पीटी ऑफेंस की डेफिनेशन नहीं दी हुई है, ठीक है। तो अब हम सेक्शन 229 में पीटी ऑफेंस की डेफिनेशन को भी ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब देखिए सेक्शन 2 to 9 की बॉडी में पढ़ रहा हूं, देखिए सब सेक्शन 1, इफ इन द ओपिनियन ऑफ अ मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ पीटी ऑफेंस, मैजिस्ट्रेट साहब की राय में, और जिस मैजिस्ट्रेट साहब की राय, मतलब जिस मैजिस्ट्रेट साहब की राय बन रही है, उन्होंने
एक पीटी ऑफेंस के ऊपर संज्ञान लिया हुआ है, ठीक है, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ पीटी ऑफेंस, एक मैजिस्ट्रेट साहब पीटी ऑफेंस जो छोटा मोटा अपराध होता है उसके बारे में संज्ञान लेने वाले, तो उनकी राय में मैजिस्ट्रेट साहब को क्या लगता है, द केस मे बी समरली डिस्पोज्ड ऑफ अंडर सेक्शन 283 और सेक्शन 284। मैजिस्ट्रेट साहब जो एक पीटी ऑफेंस पीटी अपराध के बारे में संज्ञान लेने वाले हैं, उनको उनकी राय में उनको क्या लगता है कि जो एक केस है, जो एक क्रिमिनल मुकदमा है, ये समरली मैनर में जो सेक्शन 283 और सेक्शन 284 में जो समरली मैनर समरी ट्रायल होती है कि भाई तुरंत तरीके से, तुरंत प्रभाव से, तड़ाफड़ी से मुकदमे को निपटाया जाए, कि मजिस्ट्रेट साहब की अब यह राय बन रही है कि इस मामले को भी सेक्शन 283 और 284 BNSS के प्रावधानों के तहत समरली, मतलब तेजी से, तड़ाफड़ी से, मतलब एकदम क्विकली 2-4 दिनों के अंदर ट्रायल खत्म, ऐसा करना चाहिए। तो अब देखिए क्या करेंगे, द मैजिस्ट्रेट शेल, तो मैजिस्ट्रेट साहब शेल मैंडेटरी है, वो क्या करेंगे, एक्सेप्ट वेयर ही इज फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑफ अ कॉन्ट्ररी ओपिनियन, वैसे तो मैजिस्ट्रेट शेल है, मैंडेटरी है, वो यह करेंगे, परंतु अगर एक्सेप्शन क्या है, अगर कोई और कारण है, जो अगर उनको कोई कारण लगते हैं समरली तरीके से एक पीटी ऑफेंस में जो वो संज्ञान लेंगे उसको समरली तरीके से वो नहीं निपटाना चाहते, तो उसके रीजंस रिकॉर्ड कर लेंगे। और फिर देखिए अब क्या करेंगे, इशू समन्स टू द अक्यूज रिक्वायरिंग हिम ईदर टू अपीयर इन पर्सन, तो मैजिस्ट्रेट साहब एक पीटी ऑफेंस का संज्ञान लेने वाले हैं, और मैजिस्ट्रेट साहब क्या करने वाले, उसका संज्ञान लेने वाले एक पीटी ऑफेंस में, और जो केस भी कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, जो समरली तरीके से डिस्पोज हो सकता है, सेक्शन 283 और सेक्शन 284 BNSS के प्रावधानों के तहत। तो मैजिस्ट्रेट साहब शैल मैंडेटरी क्या करेंगे, अगर भाई समरली तरीके से नहीं वो मतलब निपटाना चाहते तो रीजंस रिकॉर्ड कर लेंगे, वरना वो क्या करेंगे, देखिए इशू सम्मन्स, तो सम्मन इशू कर देंगे मैजिस्ट्रेट साहब टू द अक्यूज रिक्वायरिंग हिम ईदर टू अपीयर इन पर्सन, और सम्मन किसको इशू करेंगे, पीटी ऑफेंस में जिसमें संज्ञान ले रहे मैजिस्ट्रेट साहब, अक्यूज को, कि और उनको उसको क्या बोलेंगे कि तुम अपनी हाजिरी दे दो कोर्ट में और इन पर्सन आ जाओ, मतलब खुद आ जाओ, ठीक है, और बाय एन एडवोकेट बिफोर द मैजिस्ट्रेट ऑन द स्पेसिफाइड डेट, या फिर अपने वकील को भेज दो, और जो मैं इस पीटी और जो इस स्पेशल समन्स में मैं तारीख लिख रहा हूं उस तारीख पर या तो खुद आ जाओ या फिर अपने वकील को भेज दो, ठीक है, मेरे सामने। अब देखिए, और इफ ही डिजायर्स टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज विदाउट अपीयरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट, और स्पेशल समन में यह भी लिखवा दिया जाएगा, अगर कि तुम प्लीड गिल्टी भी करना चाहते हो मेरे आगे, तुम अपना जुर्म तुमने किया है वो कबूल भी करना चाहते हो, तो देखिए, और इफ ही डिजायर्स टू प्लीड गिल्टी, अगर तुम कल्पना कर रहे हो कि तुम मतलब मेरे सामने आओगे संबंध में और तुम अपना जुर्म कबूल कर लोगे, तो यही कह रहा है कि अगर वो अक्यूज जिसको सम्मन भेजे गए हैं वो अपना जुर्म भी कबूल करना चाहता है, तो देखिए क्या होगा, टू ट्रांसमिट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, तो वो जो अक्यूज है, ठीक है, जिसने पीटी ऑफेंस किया था, तो वो ट्रांसमिट कर देगा, वो पहुंचा देगा, क्या पहुंचा देगा वो आगे बताऊंगा, लेकिन उस स्पेसिफाइड डेट, जो स्पेशल समन्स में जो एक दिनांक तय की होगी ना मैजिस्ट्रेट साहब ने, किस दिन तुम अक्यूज आ जाना, इन पर्सन आ जाना, या फिर अपने वकील को भेज देना, और स्पेसिफाइड डेट से पहले ट्रांसमिट कर दे, वो अक्यूज क्या कर दे, बाय पोस्ट और बाय मैसेंजर टू द मैजिस्ट्रेट, डाक के द्वारा या फिर किसी स्पेशल व्यक्ति के द्वारा, क्या, द सेड प्ली इन द राइटिंग, जो प्ली है, जो प्ली ऑफ गिल्ट है, ठीक है, जो अक्यूज अपने आप को मुलजिम मानता, अपना जुर्म कबूल करता है, वो प्ली पोस्ट के द्वारा या किसी मैसेंजर के द्वारा मैजिस्ट्रेट साहब को पहुंचवा दिया। देखिए, इन राइटिंग और लिखित में, एंड द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन द सम्मन्स, और वो राशि है जो स्पेशल सम्मन्स में मैजिस्ट्रेट साहब ने लिखी है कि इतने रुपए तुम भिजवा देना अगर तुम अपना जुर्म कबूल करते हो घर बैठे बैठे, तो वो अमाउंट भी ट्रांसमिट कर देगा वो अक्यूज्ड पोस्ट के द्वारा या मैसेंजर के द्वारा, और अपनी प्ली भी करेगा। प्ली अब क्या होती है कि भाई हाँ मैंने मैजिस्ट्रेट साहब ये जुर्म किया है, आप मेरे को सजा दे दो, और उसमें सिर्फ फाइन की सजा होती है, ठीक है, तो ये फाइन ही है, ठीक है, फाइन ही, पीटी ऑफेंसिव में ओनली फाइन, जुर्माना लगाया जाता है मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, ठीक है। आप देखिए, एंड द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन द सम्मन्स और इफ ही डिजायर्स टू अपीयर बाय एन एडवोकेट, अपनी प्ली जो अक्यूज के पास स्पेशल सम्मन गए वो अपनी प्ली लिखित में भेजेगा मैजिस्ट्रेट साहब के पास, और जो स्पेशल सम्मन में जो राशि मैजिस्ट्रेट साहब ने सम्मन भेजे थे अक्यूज के पास जिसने पीटी ऑफेंस किया होता, वो फाइन भी भेज देगा मैजिस्ट्रेट साहब के पास। अब देखिए, और देखिए, एंड टू और इफ ही डिजायर्स टू अपीयर बाय एन एडवोकेट, अगर वो अक्यूज है जिसको पीटी ऑफेंस के लिए सम्मन भेजे गए थे, ठीक है, अगर वो अक्यूज एक वकील के जरिए पेश होना चाहता है, तो देखिए, एंड टू प्लीड गिल्टी, और उसका वकील उस अक्यूज के बिहाफ पर अपना मतलब अपने क्लाइंट को गिल्टी मतलब उसका जुल्म कबूल कर लेगा। अब देखिए, टू द चार्ज थ्रू सच एडवोकेट टू ऑथराइज इन राइटिंग, तो अब वो जो अक्यूज है वो अपने वकील को ऑथराइज करेगा राइटिंग में, द एडवोकेट टू प्लीड गिल्टी, की वकील साहब आप कोर्ट में जाके मेरे को
मेरा जुर्म कबूल कर लीजिए, ठीक है, मेरा गिल्ट है वो कबूल कर लीजिए। और देखिए टू द चार्ज ऑन हिज बिहाफ, जो एडवोकेट है अक्यूज का, जिसने पीटी ऑफेंस किया हो, उसका वकील को वो ऑथराइज कर देगा लिखित में कि आप कोर्ट में जाइए और मेरा जो गिल्ट है उसको आप कबूल कर लीजिए, ठीक है। एंड टू पे द फाइन थ्रू सच एडवोकेट, और वो अक्यूज घर बैठे बैठे भी अपना फाइन, जो कोर्ट उसको जुर्माना लगाएगी, उसको सेंटेंस कर देगी ओनली फाइन पर, तो वो घर बैठे बैठे उसको कन्विक्शन हो जाएगी और वो घर बैठे बैठे अपने वकील को भेज देगा और फाइन उसका वकील दे देगा और उसके बदले में गिल्ट भी कर लेगा, ठीक है, गिल्ट मान लेगा, ठीक है। तो सेक्शन 229 सब सेक्शन 1 बहुत ही स्पेशल सम्मन्स होते हैं कि मैजिस्ट्रेट साहब जो संज्ञान ले रहे हैं, ठीक है, संज्ञान लेने वाले हैं, ठीक है, किसका, एक पीटी ऑफेंस का, ठीक है, तो वो स्पेशल सम्मन भेजेंगे। उन्होंने संज्ञान ले लिया मैजिस्ट्रेट साहब ने, वो स्पेशल सम्मन भेजेंगे किसके पास, अक्यूज के पास। और स्पेशल सम्मन में क्या लिखेंगे, एक राशि लिख देंगे और उस सम्मन में यह लिखा होगा कि भाई इन पर्सन आ जाना इस स्पेसिफाइड डेट से पहले, सॉरी स्पेसिफाइड डेट पे आ जाना। और क्या लिखेंगे उसमें, और क्या लिखेंगे, या ये भी लिख देंगे अगर तुम किसी वकील के थ्रू आना चाहते हो, तुम नहीं आना चाहते तो तुम किसी वकील को भेज देना। और क्या, और तुम अपना गिल्ट ही मानना कर, तुम अपना गिल्ट जो तुमने जुल्म किया है ना, जुर्म किया है वो मानना, ठीक है। तो अब क्या होगा, issue summons to the accused requiring him to appear in person or by advocate before the magistrate on a specified date। मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होना पड़ेगा उस अक्यूज को जिसको पीटी ऑफेंस में स्पेशल समन भेजे गए हैं, या फिर उसके वकील को होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, और इफ ही डिजायर्स टू प्लीड गिल्टी टू अ चार्ज, और अक्यूज जब कल्पना करता कि हाँ मैं अपना जुल्म कबूल कर लूंगा, मैं प्लीड गिल्टी कर लूंगा और मेरे को मैजिस्ट्रेट साहब कन्विक्शन दे देंगे, और कन्विक्शन में बस जुर्माना भरना पड़ेगा जो उस स्पेशल समन में जो राशि लिखी गई थी। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब अक्यूज को जिसने पीटी ऑफेंस कर रखा है उसको चॉइसेस दे रहे हैं। क्या चॉइसेस दे रहे हैं कि भाई तू घर रही हो, ठीक है, आना चाहता तो आ जाइयो, और अपने साथ वो फाइन का अमाउंट लिया जो मैंने स्पेशल समन में लिख के भेजा कि तू अदा कर दियो, और अपनी अब जो तेरा जुल्म किया तूने वो भी मान लियो। तो अब ऐसा ही होगा, और उसको अब मतलब कन्विक्शन करके सेंटेंस नहीं करी जाएगी, ओनली उसको फाइन जुर्माना देना पड़ेगा। तो यही स्पेशल समन्स का रोल होता है पीटी ऑफेंसेस में। छोटे मोटे जो अपराध होते हैं उसमें स्पेशल समन भेजे जाते हैं कि भाई मैजिस्ट्रेट साहब ने संज्ञान ले लिया पीटी ऑफेंस पे, अब अक्यूज को सम्मन भेजे गए स्पेशल सम्मन, उसमें लिखा गया कि भाई ये तेरी राशि है, इतना तेरे को पैसे भरने पड़ेंगे, अगर ठीक है, और अगर तुम आना चाहते हो तुम आ जाना, पैसे भर देना, और अपनी गिल्टी जो तुमने जुल्म किया ना वो कबूल कर लेना आगे, या तुम नहीं आना चाहते हो अपने वकील को भेज देना, और अपने वकील को भी लिखित में अथॉरिटी दे देना कि जाओ मैजिस्ट्रेट साहब के सामने मेरा जो जुल्म मैंने किया है वो आप उनके सामने प्लीड कर दो, ठीक है, और ये राशि मैं आपको दे रहा हूँ ये उनको दे देना, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। और अगर अक्यूज वकील को भी नहीं करना चाहता, खुद घर बैठे बैठे ही, ठीक है, अपनी जो गिल्ट है, जो अपना जुल्म है वो कबूल लिखित में भेजेगा मैजिस्ट्रेट साहब के सामने उस डेट से पहले जिस डेट पर उसको हाजिर होना है, ठीक है, पोस्ट के द्वारा या मैसेंजर के द्वारा वो गिल्ट भेज देगा और प्ली ऑफ गिल्ट भेज देगा और वो राशि भेज देगा जो स्पेशल सम्मन में लिखी हुई है, ठीक है। सेक्शन 229 का सबसेक्शन 1 इतना ही कहता है। अब देखिए प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड द अमाउंट ऑफ द फाइन स्पेसिफाइड इन सच सम्मन शैल नॉट एक्सीड 500 रुपीज। प्री का क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को, क्या दिखाई दे रहा है, जो पीटी ऑफेंस में स्पेशल सम्मन में जो राशि लिखवाई जाएगी कि घर बैठे बैठे एक अक्यूज को मैजिस्ट्रेट साहब फाइन की सेंटेंस कर रहे थे जुर्माने की, तो वो जो राशि है वो 500 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 500 रुपए या 500 रुपए से कम ही फाइन एक पीटी ऑफेंस में, ठीक है, अक्यूज घर बैठे बैठे भिजवा सकता है, और उसको मैजिस्ट्रेट साहब उसके घर बैठे बैठे उसको कन्विक्शन कर सकते हैं फाइन पर ही, ठीक है, ठीक है। तो ये था प्रोवाइजो, इससे भर भर के क्वेश्चन मेरे को दिख रहे हैं कि लास्ट वैल्यू स्पेशल सम्मन्स में क्या राशि मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा एट लास्ट लिखवाई जाएगी, 500 रुपए से ज्यादा की वो राशि नहीं होनी चाहिए, मतलब 500 रुपए होनी चाहिए, 501 रुपए भी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो पीटी ऑफेंस में सम्मन जाएंगे अक्यूज के पास कि तुम या तो खुद आ जाओ या अपने वकील को भेज दो ये राशि और अपनी गिल्ट लिखकर, तो वो राशि 500 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कौन से में, स्पेशल सम्मन में जो पीटी ऑफेंस में जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसमें फाइन की बात हो रही है, पीटी ऑफेंस में हमेशा फाइन पनिशमेंट होती है, ओनली फाइन की, ठीक है, जुर्माने की। तो ये था हमारा सेक्शन 229 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो। अब देखिए सबसेक्शन 2, देखिए फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, तो कह रहा है इस प्रावधान के लिए आप सह समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, पीटी ऑफेंस क्या होते हैं। अब ये छोटे मोटे अपराध क्या होते हैं समझ लीजिए। देखिए मीन्स, तो पीटी ऑफेंस का मतलब है एनी ऑफेंस पनिशेबल ओनली विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज। ओ सॉरी, मैंने 500 बता दिया, सॉरी। जो सेक्शन 229 के सबसेक्शन 1 में जो प्रोवाइजो है उसका 5000 रुपए है, ठीक है, 5000 है, 5000 रुपीज है जो
पीटी ऑफेंस में जो स्पेशल समन्स आएंगे अक्यूज के पास, उसमें जो फाइन स्पेसिफाइड होगा उस स्पेशल समन्स में कि तुम इतने रुपए कोर्ट में भर दो और तुम घर बैठे बैठे अपनी पनिशमेंट सुन लो, तो वो 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही अब सेक्शन 2 में उसको ही समझाया जा रहा है कि पीटी ऑफेंस का मतलब क्या। देखिए, पीटी ऑफेंस मींस एनी ऑफेंस पनिशेबल ओनली विद फाइन। पीटी ऑफेंस वो वाले अपराध होते हैं जिसमें जो सजा है वो ओनली जुर्माने की मिलनी है, और जुर्माना कितने से ज्यादा नहीं, नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज। ठीक है, और जुर्माना पीटी ऑफेंस में 5,000 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड, पर पीटी ऑफेंस में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, एनी ऑफेंस सो पनिशेबल अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। कोई वो अपराध शामिल नहीं है जिसमें कि जो अपराध मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में, ठीक है, पनिशेबल है, वो पीटी ऑफेंस नहीं है। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफेंस सो पनिशेबल। तो इसमें जो सो पनिशेबल वर्ड है ना, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी ऑफेंस में वो वाले अपराध शामिल नहीं है। आप जो मोटर व्हीकल एक्ट, द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है ना जो हिंदुस्तान का, उसमें भी बहुत सारे अपराध है जो पनिशेबल है, जिनकी सजा 5,000 से ऊपर भी फाइन है। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के वो वाले अपराध जिनकी सजा, जिनका फाइन 5,000 से ऊपर है ना, वो पीटी ऑफेंस नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के जो अपराध 5,000 से नीचे जिनका फाइन है ना, वो ही पीटी ऑफेंस है। ठीक है, यार समझ लेना, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे गुरुजी को भी दिक्कत होती थी, फिर बाद में एक बड़े सज्जन गुरुजी ने इसकी इंटरप्रिटेशन की। सज्जन गुरुजी आपके सामने बैठे, मोहित डागर। ठीक है, क्या है पीटी ऑफेंस, द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के भी पीटी ऑफेंस होते हैं, पर कौन से वाले, जिनकी सजा फाइन के तौर पर 5,000 से नीचे है, 5,000 रुपए से ऊपर फाइन की सजा द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में हुई ना, तो वो पीटी ऑफेंस नहीं कहलाएंगे। यार नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए, और अंडर एनी अदर लॉ व्हिच प्रोवाइड्स फॉर कन्विक्टिंग द अक्यूज्ड इन हिज एब्सेंस ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, या फिर कोई और अन्य कानून है, या फिर कोई और अन्य कानून है। ठीक है, और अंडर एनी लॉ अदर लॉ व्हिच प्रोवाइड्स फॉर कन्विक्टिंग द अक्यूज्ड पर्सन इन हिज एब्सेंस ऑन अ प्ली ऑफ गिल्टी। पर अब पीटी ऑफेंस में क्या शामिल नहीं है, कोई और अन्य कानून के तहत, ठीक है, जिसमें बता रखा है कि एक अक्यूज को, एक मुलजिम को सजा देनी है। ठीक है, उसको 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 सजा देनी है। ठीक है, उसको कन्विक्शन का टैग लगाना है इन हिज एब्सेंस ऑन अ प्ली ऑफ गिल्टी, की प्ली ऑफ गिल्टी पे अनुपस्थिति दे रहा है एक व्यक्ति, ठीक है, एक मुलजिम, और वो अन्य किसी कानून में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो भी पीटी ऑफेंस नहीं है। मतलब एक व्यक्ति को उसके प्ली ऑफ गिल्ट पर सजा मिल रही है, पर किसी अन्य कानून में, ठीक है, पर किसी अन्य कानून में वो क्या नहीं है, वो क्या नहीं है। अब ये क्या है, किसी जो हमारे बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफेंस सो पनिशेबल अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है ना, ये तो एक एक्सेप्शन है। और जो इसके आगे जो लेटर पार्ट है ना सबसेक्शन 2 का, वो हमारे इसको पीटी ऑफेंस को ही और डेफिनेशन को, मतलब उसका मतलब बता रहा है। क्या मतलब बता रहा है, और अंडर एनी अदर लॉ व्हिच प्रोवाइड्स फॉर कन्विक्टिंग द अक्यूज्ड पर्सन इन हिज एब्सेंस ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। कोई और अन्य कानून, कोई पीनल लॉ में अगर यह बताया हुआ ना उस पीनल लॉ में कि मुलजिम को सजा उसकी गैर मौजूदगी में भी कर सकते, तो वो पीटी ऑफेंस होगा। ठीक है, तो वो पीटी ऑफेंस ही होगा। ठीक है, तो वो पीटी ऑफेंस ही होगा। तो सबसेक्शन 2 है ना जो हमारा सेक्शन 2 to 9 का सबसेक्शन 2 है, वो हमें बता रहा है पीटी ऑफेंस का मतलब बता रहा है। तो पीटी ऑफेंस का साफ साफ ये मतलब है कि वो वाले अपराध जिसमें जो जुर्माना है, और जुर्माना मतलब वो जुर्माना उस अपराध में 5,000 से नीचे नीचे का रहने वाला, तो वो पीटी ऑफेंस है। 5,000 से ऊपर हो गया तो वो पीटी ऑफेंस नहीं कहलाएगा। और जब मोटर व्हीकल एक्ट में जो जो जुर्माने लगते हैं ना, जो वॉयलेटर्स के ऊपर, जो ट्रैफिक रूल्स की वॉयलेशन करते हैं, तो मोटर व्हीकल एक्ट में भी पीटी ऑफेंस लगता है। पर जिनमें जुर्माने की वैल्यू 5,000 से नीचे नीचे ना, उसमें ही पीटी ऑफेंस कहा जाएगा। तो मोटर व्हीकल एक्ट में 5,000 से ऊपर ऊपर जो जुर्माना है ना, वो पीटी ऑफेंस नहीं कहा जाएगा। और सबसेक्शन 2 के लेटर पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि किसी अन्य कानून में, किसी अन्य पीनल लॉ में यह लिखा हुआ है कि एक अक्यूज को, एक मुलजिम को उसकी प्ली ऑफ गिल्टी में, उसकी गैर हाजिरी में अगर आप कन्विक्शन कर देते हो, ठीक है, अगर वहां उस कानून में सबस्टेंटिव लॉ में लिखा हो, तो वो भी पीटी ऑफेंस है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 2 to 9 का। सबसेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भर भर के बनते हैं इससे, भर भर के बनते हैं, भर भर के। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 229 का सबसेक्शन 3, आज का आखिरी प्रावधान देखिए। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेशली एम्पावर एनी मैजिस्ट्रेट टू एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 in relation to any offense which is compoundable under section 359, or any offense punishable with imprisonment for a term not exceeding 3 months, or with fine, or with both, where the magistrate is of opinion that having regard to the facts and circumstances of the case, the imposition of fine only would meet the ends of justice. तो अब सबसेक्शन 3 में हमारे लेजिस्लेचर ने शक्ति बता रखी है कि भाई कौन शक्तियां देगा, किसको,
मैजिस्ट्रेट साहब को कि वो एक केस को जल्दी तरीके से, ठीक है, समरली मैनर में 283 284 के प्रोविजन लगाकर तुरंत की तुरंत फाइन में ही, जुर्माना देकर ही निपटा सकते हैं। तो वो सबसेक्शन 3 बता रहा है। देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट में, तो राज्य सरकार में, मतलब राज्य सरकार, हमारे जो भारतवर्ष में 28 राज्य है, तो वही कह रहा कि अप्रोप्रिएट जो राज्य सरकार है वो कर भी सकती है, वो नहीं भी कर सकती। मतलब राज्य सरकार की डिस्क्रिप्शन रहेगी। क्या डिस्क्रिप्शन रहेगी? बाय नोटिफिकेशन स्पेशली एम्पावर, एक नोटिफिकेशन निकालेगी राज्य सरकार और स्पेशली एम्पावर कर देगी, शक्तियां दे देगी। क्या? एनी मैजिस्ट्रेट, किसी भी मैजिस्ट्रेट को राज्य सरकार शक्तियां दे देगी। क्या शक्तियां दे देगी? टू एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1, जो हमारे सेक्शन 229 से सबसेक्शन 1 में जो पावर्स दे रखी है ना, सेंटेंस करने की, प्ली ऑफ गिल्ट पे घर बैठे बैठे अक्यूज को, तो वो राज्य सरकारी पावर देगी, ठीक है, एक मैजिस्ट्रेट को, किसी भी मैजिस्ट्रेट को। अब देखिए, इन रिलेशन टू एनी ऑफेंस विच इज कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 359, और पीटी ऑफेंसेस में जो घर बैठे बैठे एक अक्यूज को सजा दिलाई जाएगी सबसेक्शन 1 के तहत, तो राज्य सरकार एक मैजिस्ट्रेट को, किसी भी मैजिस्ट्रेट को एम्पावर तो कर देगी, पर वो जो अपराध है ना, जो पीटी ऑफेंस है, वो कंपाउंडेबल भी होना चाहिए। सेक्शन 359 ऑफ द BNSS में कंपाउंडिंग का दे रखा है। कंपाउंडिंग मतलब उसका कॉम्पोजिशन हो जाता है, मतलब अक्यूज अपने क्यू पर पछता रहा है, लेकिन लेजिस्लेचर ने सेक्शन 359 BNSS में वो उसका जो अक्यूज ने जो कारनामे किए थे ना, वो कंपोजिट थे, मतलब वो कंपाउंड हो सकते थे। मतलब अक्यूज द्वारा विक्टिम को थोड़ी बहुत धनराशि देकर, ठीक है, तो वो कंपाउंड हो जाते थे। तो अक्यूज अपनी गलती मान रहा है और क्या कर रहा है विक्टिम से क्या कर रहा है? बार्गेनिंग कर रहा है। और बार्गेनिंग कौन सी वाली कर रहा है? कि मैं अपनी गलती मान रहा हूं, आपका जो नुकसान हुआ है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं आपका नुकसान भरने के लिए राजी हूं। तो सेक्शन 359 में वो कंपाउंडेबल है। तो अब जो सब सेक्शन 1 में पीटी ऑफेंस में स्पेशल समन जाएंगे और अक्यूज को घर बैठे बैठे सजा होगी, तो वो कंपाउंडेबल ऑफेंस में होगी। राज्य सरकार नोटिफिकेशन द्वारा स्पेशली एम्पावर करेंगे किसी मैजिस्ट्रेट को यह करने के लिए। और देखिए, और एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। अब पीटी ऑफेंस में जो पीटी ऑफेंस है, ठीक है, जो पीटी ऑफेंस है वो 3 महीने से फालतू की भी उसमें सजा नहीं हो सकती, ठीक है, और विद फाइन या फिर जुर्माना, ठीक है। और देखिए, और विद बोथ या फिर दोनों के साथ 3 महीने से कम की या फिर फाइन, ठीक है। तो अब क्या कहा जा रहा है हमारे सब सेक्शन 3 के मिडिल पार्ट में, ठीक है, क्या कहा जा रहा है? देखिए, एनी मैजिस्ट्रेट टू एक्सरसाइज द पावर्स कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 इन रिलेशन टू एनी ऑफेंस व्हिच इज कंपाउंडेबल, कि राज्य सरकार की डिस्क्रिप्शन है कि वो किसी भी मैजिस्ट्रेट को स्पेशली एम्पावर कर देगी कि सबसेक्शन 1 जो 229 का सबसेक्शन 1 है उसके तहत आप क्या करो, पीटी ऑफेंस में समन्स भेजो और अक्यूज को घर बैठे बैठे उसको फाइन के तहत कन्विक्शन कर दो। अब देखिए, इन रिलेशन टू एनी ऑफेंस, और किस संदर्भ में, किसी अपराध के संदर्भ में, विच इज कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 359। तो स्पेशल समन्स पीटी ऑफेंसेस केस में कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है ना, जो सेक्शन 359 के उसके तहत ही जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, और एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, और राज्य सरकार एम्पावर करेगी किसी भी मैजिस्ट्रेट को, ठीक है, सबसेक्शन 1 229 सेक्शन 229 सबसेक्शन 1 के तहत अपनी जो पावर्स है उसको एक्सरसाइज करने के लिए, वो अपराध जो कंपाउंडेबल है उनमें ही, ठीक है, वो समरेली वे में क्या करेगी अक्यूज को घर बैठे बैठे पनिश कर देगी, ठीक है, कन्विक्ट कर देगी। पर जो सबसेक्शन 1 के तहत एक मैजिस्ट्रेट अपनी शक्ति चलाएगा ना, जो राज्य सरकार ने उसको दी है, तो वो 3 महीने से कम के ही जो ऑफेंसेस है, वो पीटी ऑफेंसेस भी 3 महीने से कम के ही पनिशेबल होने चाहिए, ठीक है, और भी फाइन या फिर जुर्माना या फिर दोनों, ठीक है। और देखिए, the magistrate opinion having regard to the facts and circumstances of case that the imposition of fine only would meet the ends of justice, और जहां सजा तो एक पीटी ऑफेंस में अक्यूज को 3 महीने से कम की मिलनी है, पर मैजिस्ट्रेट की राय में उन्हें यह लगता है जो पीटी ऑफेंस के जो तथ्य हैं और जो उसके सर्कमस्टांस हालात है उस केस के, यह देखते हुए कि क्या लगता है मैजिस्ट्रेट को, जिसको राज्य सरकार ने पावर दी है कि सिर्फ इस केस में, इस पीटी केस में अक्यूज के ऊपर जुर्माना लगाना ही, ठीक है, न्याय को पा लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सबसेक्शन 3 था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में भर के इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसेक्शन 3 इतनी सी बात बताता है कि राज्य सरकार जो सबसेक्शन 1 में पीटी ऑफेंस में घर बैठे बैठे एक अक्यूज को एक मैजिस्ट्रेट सजा कर रहा था, फाइन की सजा सुना रहा था, राशि स्पेशल समन भेज के एक राशि बता रहा था कि ये भर दो, या अपने वकील के द्वारा भर दो, या खुदा के भर दो और अपना गिल्ट बता दो, ठीक है। तो सेक्शन 3 ये कह रहा है कि राज्य सरकार किसी भी मैजिस्ट्रेट को स्पेशली एम्पावर्ड कर देगी कि क्या कर देगी, सबसेक्शन 1 के तहत कार्रवाई करने के लिए, जुरिडिक्शन मतलब अपनी कॉम्पिटेंस चलाने के लिए BNSS के तहत, ठीक है। पर ओनली जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है सेक्शन 359 BNSS के तहत, उसी में ही
उसी में ही क्या होगा, उसी में ही फाइन, उसी में ही क्या होगा, सिर्फ जुर्माना लेकर ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसको बेशक से उसने उसने 3 महीने से कम वाला कोई सजा वाला पीटी ऑफेंस कर रखा हो, ठीक है। बस मैजिस्ट्रेट साहब को जो जुर्माना लगा रहे हैं उस अपराधी के ऊपर जिसने जिसने ऐसा कोई पीटी ऑफेंस कर रखा है जिसमें उसको 3 महीने से कम की सजा मिलाई जानी है, और उसका ऑफेंस कंपाउंडेबल भी सेक्शन 359 में, ठीक है। पर मैजिस्ट्रेट को यह लग रहा है केस के पीटी ऑफेंस के तथ्य और सर्कमस्टांसेस देख के कि इस व्यक्ति को फाइन की सजा देने ही जो पूरे जो न्याय का अंतिम जोर है उसको पा लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको ओनली फाइन की सजा मैं दे रहा हूं, इसको जेल कटवाने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये मैजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 229 का सब सेक्शन 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के तहत हमारी क्लास खत्म होती है। तो सेक्शन 229 का पूरा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भर भर के इससे क्वेश्चन आते हैं। आप मेंस में सीधा का सीधा यही लिखेंगे जो मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेशन बताई है, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म होती है, जिसमें आज हमने कौन कौन से सेक्शन किए, सेक्शन 225 किया, 226 किया, ठीक है, 227 किया, 228 किया, 229 किया, ठीक है। कौन कौन से किए, 225, 226, ठीक है, 227, 228 और 229, ठीक है। आज हमने 5 प्रावधान हमारे BNSS के किए, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मेरे को मैसेज ईमेल कर सकते हो, ठीक है। अब कल वाली क्लास में हम सेक्शन 230, सेक्शन 230 BNSS के बाद वाले प्रावधान पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह पढ़ेंगे, दिन के 4-5 प्रावधान पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये मेंस के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बस इनके नोट्स बनाने बकाया हैं। अगर नोट्स बनवा दूंगा तो आप जज क्या कोर्ट ऑफ सेशन तक भी जा सकते हो तुरंत, 5-7 साल का एक्सपीरियंस करने के बाद एडवोकेसी में, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन, ये था आज की हमारी क्लास जो कि मैंने आपको पढ़ाया। दोबारा से बता देता हूँ, सेक्शन 225 से लेकर सेक्शन 229 तक। कल वाली क्लास में हम सेक्शन 230 BNSS के बाद वाले प्रावधान कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो तो वही ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल है, आप मेरे को मैसेज कर देना। मैं कभी भी, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं आपका अगर मेरे को ईमेल करोगे तो आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।